चलें स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आज जो है जल्दी से हम इसको सीरीज़ को कंप्लीट करके डेटा फ्रेम पे चलता हूँ और ज़रा देखते हैं कि डेटा फ्रेम पे किस तरह से काम होता है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने दो सीरीज़ के डेटा पे काम किया है। एक कौन सा था? एक तो सेल्स वाला जिसको हम ई कॉमर्स सेल्स बोल रहे थे, और एक बैट्समैन बाबर आजम जिसको हमने कहा था कि भाई एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक प्लेयर है और उस प्लेयर का मैच का रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है। शायद कितना 215 डेज़ का आ रहा था, वो 215 मैच का रिकॉर्ड मौजूद था। देखते हैं ज़रा, मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी है मैच CSV के नाम से और सेल्स CSV के नाम से। सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी से हम इनको रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है हमें? इंपोर्ट पांडाज एज PD, ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं? इंपोर्ट numpy एज NP। ये लाजमी हम शुरू में इंपोर्ट करके रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेल्स का एक वेरिएबल बनाते हैं और लिखते हैं PD.read_CSV, ठीक है। और क्या नाम है? sales.csv नाम है फाइल का, ठीक है। सिमिलरली हम मैच वाले को भी मैच यहाँ पे कोई फंक्शन आ रहा है, देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कुछ और नाम दे दूँगा। लेट्स मैं BA ही बोल देता हूँ इसको। BA मतलब बाबर आजम का ये रिकॉर्ड है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फाइल का नाम बताऊँगा match.csv, ठीक। लेकिन एक मसला होगा। मसला क्या है कि ज़रा मैच का डेटा देखें। मैच में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो मसला क्या होगा कि हमें वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा डेटा को। अगर मैंने इसको डायरेक्ट किसी तरीके से रीड कर लिया ना CSV करके, तो क्या होगा, हमारा वो डेटा फ्रेम में ही कन्वर्ट कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले बताएंगे, स्क्वीज़ भी लगाते हैं हम। उसको पहले बताएंगे कि इंडेक्स कॉलम कौन सा मेरा? मैच_नंबर वाला। आपने देखा था अभी कि मैच के अंदर 2 कॉलम्स हैं। एक है मैच_नंबर कि मैच का नंबर कौन सा है, और आगे कौन से आ रहे हैं? रन आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि मेरा जो मैच नंबर है ना, इसको तुम क्या कंसिडर करो, इसको इंडेक्स वाला कॉलम कंसिडर कर लो, ठीक है। लेकिन अभी भी इतना काफ़ी नहीं है। हमने इसको देखा था प्रीवियस क्लास में कि अभी भी डेटा फ्रेम बना देगा। तो इसको फिर स्क्वीज़ लगाएंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। स्क्वीज़ मेथड यहाँ पे लगाएंगे ताकि क्या हो, वो सीरीज़ में आ जाए। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा, मैच में ES नहीं है, मैच के अंदर ES नहीं है, सिंपल match.csv की फाइल है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम पहले कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सीरीज़ ही हैं। अच्छा भाई, ये देखें ये डेटा फ्रेम बता रही है, ये भी डेटा फ्रेम बता रहा है, ठीक है। देख लेते हैं सेल्स के अंदर क्या मौजूद है हमारे पास। सेल्स में सिंगल कॉलम का डेटा मौजूद है, लेकिन इसको भी क्या बोल रहा है, वो डेटा फ्रेम बोल रहा है। तो क्या करेंगे, अगेन इसको स्क्वीज़ कर देंगे कि इसको भी सीरीज़ ही बनाओ, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, सेल्स को हम रन करते हैं तो अब सीरीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली मैच BA को भी हम जल्दी से चेक कर लेते हैं एक मरतबा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे BA, और BA भी क्या आ रहा है? सीरीज़ आ रहा है, ठीक है। अब हमने इनको फाइनली सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके सामने मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ BA.सैम्पल। सैम्पल क्या करता है? रैंडम डेटा लेकर आता है, रैंडम डेटा ले आता हमारे डेटा से। मैंने इसको बोला रैंडम डेटा लेकर आ जाओ। तो देख रहे हैं पहले कौन सा रिकॉर्ड लाया? 191 वाले मैच का लाया कि भाई 191 वाला जो मैच नंबर था बाबर आजम का, उसने कितने रन बनाए थे उसमें? 35। 207 वाले में 0 बनाए, 26 में सिर्फ 2 रन बनाए, एंड सो ऑन। ये 5 रिकॉर्ड्स का डेटा ले आया। सैम्पल मतलब रैंडम डेटा लेकर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता सेल्स के सैंपल ले आओ, तो क्या करेगा? अगेन ये रैंडम जाएगा और रैंडम रोज से डेटा लेकर आ जाएगा, सही है यहाँ तक। चले आगे क्यूरी से बढ़ते हैं। अब पहली क्यूरी क्या है हमारे पास? फाइंड नंबर ऑफ 50s एंड 100s स्कोर्ड। हमें बताना है कि भाई बाबर आजम ने ऐसे कितने मैच प्ले किए जिसमें उसने 50 बनाए। पहले 50 वाले पे काम करते हैं, जिसमें उसने कितना स्कोर किया है? 50 स्कोर किया है, सही है। क्या होगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा? देखें बात को समझें। अगर मैं लिखता हूँ BA, अगर मैं सिर्फ BA लिख के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें
मुझे क्या ला के दे रहा है ये, मैच नंबर और रन्स, ये मुझे दोनों दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर मैं इसको बोलूँ BA इक्वल्स टू 50 लिखूँ, तो मैं इसको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि BA में जाओ, मतलब बाबर आजम वाले वेरिएबल में जाओ और तलाश करो कि कहाँ पे तुम्हें 50 मिल रहा है। इसका ये मतलब है ना, BA इक्वल्स टू 50 कि मतलब BA के अंदर खुद क्या स्टोर है, BA खुद कुछ नहीं है, वो तो एक वेरिएबल का नाम है जस्ट, लेकिन उसमें डेटा क्या स्टोर है, रन्स का डेटा स्टोर है। समझिएगा बात को, मैच नंबर वो इंडेक्स है, इंडेक्स को वो हमारे जो कैलकुलेशन है या जो क्यूरीज हैं उसमें कंसिडर नहीं करता, सही है। तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ तो क्या करेगा, मुझे बूलियन ला के दे देगा, देख रहे हैं, फॉल्स फॉल्स, जहाँ पे क्या हुआ होगा 50 मिला होगा उसने इसको ट्रू बना दिया होगा। लेकिन अभी तो हमें डेटा किस में देखने को मिल रहा है, बूलियन में देखने को मिल रहा है। हमें बूलियन से क्या, हमें तो असल में वो सारे रिकॉर्ड्स निकालने हैं या सारे वो मैच नंबर्स निकालने हैं जिसमें उसने 50 स्कोर किया। तो हम क्या करेंगे, इसकी मास्किंग करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मास्किंग परफॉर्म करेंगे। शायद हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, ऐसी है मास्किंग वाली चीज़ को पहले भी हमने देखा है। चलें, मैंने क्या किया, मैंने उस पूरी जो कंडीशन थी ना, उस पूरी कंडीशन को मैंने उस स्क्वायर रूट में बंद किया और मैंने पीछे लिख दिया BA। मतलब BA मेरा क्या है, मेन वेरिएबल है। अगर आपको याद हो सारा डेटा मैंने उठा के उसमें डाला BA के अंदर। तो ये क्या करेगा, अब ये इंटेलिजेंटली काम करेगा, स्मार्टली काम करेगा। क्या करेगा, जहाँ पर इसको ट्रू मिलेगा क्या करेगा, उस पूरी रो को ले आएगा ये। अच्छा, पूरी रो के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा मौजूद है, रन्स का, समझ रहे हैं। मतलब दो कॉलम तो नहीं है ना कि भाई रन्स भी हैं और उसकी एज भी आ रही है कि उस टाइम पर उसकी एज क्या थी, या उसको सैलरी भी आ रही है, उसको इस मैच खेलने में कितनी सैलरी मिली है, कितना उसको अमाउंट मिली। सिर्फ एक ही कॉलम है रन्स का। तो क्या है, उसने क्या किया, बताया कि भाई आपके पास 15 उसने मैच प्ले किया था, उसमें उसने 50 स्कोर किया था और 182 बेंच नंबर पे उसने 50 स्कोर किया था। ये बात समझ रहे हैं, ये हमने 50 का निकाल लिया। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 100, ठीक है, तो अब किसका लेकर आएगा, 100 का ले आएगा। तो भाई ये दो मैच हैं जिसमें उसने 100 स्कोर किए, सही बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ 50s, कि बताएं कि उसने 50s कितनी करी और 100s कितने स्कोर किए, हमें इन दोनों को बताना है। ये बात समझ रहे हैं मेरी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे अब दो बातें लिखनी होंगी, एक तो 50 वाली कंडीशन को लिखूँगा और दूसरी 100 वाली को। तो मैंने लेट्स यहाँ पे 50 लिखा, 50, और मैं इसको बंद कर दूँगा इस तरह से ब्रैकेट में। जब भी हमने एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी होती हैं, जब भी हमें एक से ज़्यादा क्यूरीज लिखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और फिर हम M% लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, दोबारा से ब्रैकेट का यूज़ करके दूसरी क्यूरी का जिक्र करेंगे। तो अभी हमने पहले वाले पार्ट में क्या बोला कि वो वाले मैच लाओ जिसमें रन्स 50 हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगेन वही चीज़ होगी, BA इक्वल्स टू 100, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं मरतबा। अच्छा भाई, ये क्या ला रहा है, कुछ भी नहीं ला रहा, ये कुछ भी नहीं ला रहा। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इस वजह से हुआ है कि हमने क्या यूज़ कर लिया, M% यूज़ कर लिया। M% का मतलब समझिएगा, देखिए मेरी बात समझें। बाबर आजम ने जो मैच प्ले किए हैं उसमें उसने तो 30 स्कोर किया होगा, या उसने 50 किया होगा, या 70 किया होगा, मतलब कोई भी एक नंबर इसने स्कोर किया, उसके रन्स में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारी क्यूरी क्या बोल रही है पांडास को कि भाई तुम ऐसी वाली रो को तलाश करो, ऐसे वाले नंबर को तलाश करो कि उसमें 50 भी हो और 100 भी हो। मेरी बात समझ रहे हैं, गलत बन रहा है ना, 50 भी हो 100 भी हो, ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई। उसने स्कोर तो या तो 50 किया होगा या तो 100 किया होगा, या उर्दू वाला या इंग्लिश में क्या बनेगा और। तो इंग्लिश वाला हमने और का यूज़ करना है यहाँ पे, और जिसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस पाइप सिंबल की मदद से लिखते हैं। पाइप सिंबल बोल रहे हैं या वर्टिकल साइन जो होता है ये वाला, इसकी मदद से। तो देखें, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तब वो मुझे 4 मैच का डेटा ला के दे दिया कि भाई ये 50 है और ये 100 है। तो पहले भी ये लेकर आया था मैं जब इंडिविजुअली क्यूरीज को रन किया था, और अब ये डेटा ले आया, सही है। तो हमने लाजमी इनको एक मरतबा रन करके देखना होता है कि भाई हमारा डेटा कंडीशन के हिसाब से सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा अगर M% यूज़ करेंगे तो यहाँ पे गलत कर रहा था वो काम, ठीक है। अच्छा, हमने ये तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो कितना बताना था कि फाइंड नंबर ऑफ 50s एंड 100s स्कोर्ड, कि कितने 50s और 100s के वाले उसने मैच बनाए या मैच खेले, कितने 50s और 100s टाइम्स रन स्कोर किए, सही है, या मैच प्ले किए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे जाएंगे और लिख देंगे डॉट,
अच्छा काउंट नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइज़ देखते हैं, साइज़ बता रहा है, ठीक है। अगर मैं साइज़ को रन करूँ तो इसने क्या किया, मुझे 4 ला के दे दिया। साइज़ क्या करेगा, बेसिकली हमारे इस पूरे डेटा फ्रेम पे चलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट पे चलेगा। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का मतलब वही 4 बॉक्सेस आ गए, 4 रिकॉर्ड्स आ गए। मैंने क्या बोला, साइज़ कि बताओ कि इस पूरे जो तुम डेटा लेकर आ रहे हो उसमें कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो साइज़ क्या करेगा, मुझे उनकी वैल्यूज़ को काउंट करके बता देगा। तो साइज़ ने काम किया, मुझे 4 बता दिया। क्लियर हो रही है? ये एक बहुत बेसिक सी क्यूरी थी। इस तरह की हम बिल्कुल, अगर इंडिविजुअली करेंगे तो आप 2 बताएगा फिर ये सही है। तो ये एक बेसिक सी क्यूरी थी। इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज हम पांडास की इस मतलब जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं इसमें देखने वाले हैं। बहुत सारी इस तरह की क्यूरीज हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलें, एक और यहाँ पे क्यूरी है, फाइंड नंबर ऑफ डक्स। डक्स क्या होते हैं, 0, जिसमें कुछ भी स्कोर नहीं किया। ऐसे मैच जिसमें उसने बिल्कुल भी स्कोर नहीं बनाया। तो क्या करेंगे, अब आपके सामने बिल्कुल, तो क्या करेंगे, बी ए इक्वल्स टू 0, लेकिन इससे बूलियन मिलेगी हमें। तो इसको बंद करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में और इसकी मास्किंग परफॉर्म कर लेंगे। बाहर भी क्या लिखूंगा मैं, बी ए लिख दूंगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये काफ़ी सारे लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर हमें इनको काउंट करना है, मैनुअली काउंट करने के बजाय क्या करें, आप इस पर लगा दें डॉट साइज़, कि साइज़ बता दो कि कितना डेटा पॉइंट्स लेकर आ रहे हो तुम, कितना डेटा लेकर आ रहे हो। कहाँ गया, ये रहा। तो 9 मैच हैं जिसमें उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया। बैटिंग में गया और बगैर रन बनाए उसने आउट हो गया वो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काउंट नंबर ऑफ डेज व्हेन आई हैड मोर देन 200 सेल्स अ डे। मतलब वो ये सेल्स वाले डेटा फ्रेम की बात हो रही है। ज़रा सेल्स वाले डेटा फ्रेम को देखें, सॉरी सेल्स वाले डेटा फ्रेम नहीं, सेल्स वाला सीरीज़ का डेटा, ठीक है। तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास, इसमें उस शॉपकीपर की या जो भी कोई ई कॉमर्स स्टोर है उसकी टोटल सेल्स मौजूद है कि भाई उसने पहले डे 48 सेल्स की। 1 इंडेक्स है लेकिन सेकंड डे की बात हो रही है बेसिकली, उसमें इसने इतनी सेल करी एंड सो ऑन। पूरा डेटा इसने हमें लाकर दे दिया। तो हमें क्या बताना है कि भाई एक शॉपकीपर है या जो भी सेल्समैन है या जो भी ई कॉमर्स स्टोर है उसने कितनी मरतबा 200 सेल्स की, हमें ये बताना है। सही है, 365 डेज़ का डेटा है पूरा, ये पूरे साल का डेटा हमारे पास। तो हमें बताना है कि उसने 200 सेल्स कितने दिनों में की हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कितने डेज हैं जिसमें उसने 200 सेल्स की हैं, हमें आइडिया लगाना है। तो क्या करेंगे, वही करने वाले हैं बिल्कुल। हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर सेल्स वेरिएबल का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा डेटा सेल्स में सेव हुआ हुआ है। तो मैं लिखूँगा सेल्स इक्वल्स टू 200। अच्छा, एक मिनट, क्यूरी क्या थी, काउंट नंबर ऑफ डे व्हेन आई हैड मोर देन 200 सेल्स अ डे, सॉरी हाँ 200 मोर देन 200 सेल्स अ डे, कि 200 से ज़्यादा मैंने सेल्स कितने कितने दिनों में की है, ठीक है। 2 दिन है पूरे साल के अंदर, 10 दिन है, कितने दिन बनते हैं जिसमें मैंने 200 सेल्स की हैं, 200 से ज़्यादा सेल्स की हैं, सॉरी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 200 को भी शामिल करना है, क्यूरी में 200 का जिक्र नहीं है वैसे, क्या लिखा हुआ है, काउंट नंबर ऑफ डेज व्हेन आई हैड मोर देन 200 सेल्स अ डे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होगा, समझे। अगर सिर्फ क्यूरी हमारी ये लिखी हुई है, काउंट नंबर ऑफ डेज व्हेन आई हैड मोर देन 200 सेल्स अ डे, मोर देन 200 सेल्स अ डे, मोर देन मतलब 200 से ज़्यादा मैंने सेल्स की हैं, वो बताना है। तो इक्वल्स नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं, इसको 200 को भी शामिल कर लो, कि काउंट नंबर ऑफ डेज व्हेन आई हैड आइदर 200 और मोर देन 200 सेल्स अ डे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इक्वल्स टू का भी यूज़ कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। तो फिलहाल मैंने ग्रेटर देन का यूज़ किया हमारी क्यूरी के रिलेटेड, फिर मैंने इसको बंद किया ब्रैकेट्स में और इसकी मास्किंग परफॉर्म करवा ली। सेल्स लिखता हूँ यहाँ पे, तो अब ये मुझे वो सारे डेज़ का डेटा ला देगा जिसमें हमारी सेल्स 200 से ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो नंबर आप देख रहे होंगे सारे 200 से बड़े हैं, बिल्कुल। अब काफ़ी सारे नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे साइज़ लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने डेज़ बनते हैं टोटल। देख रहे हैं 59 डेज़ हैं, 365 में से 59 डेज़ हमारे ऐसे गुजरे हैं ई कॉमर्स स्टोर पे के उसमें 59 डेज़ आए जिसमें 200 से ज़्यादा सेल्स हुई। क्लियर हो रही है बात। और अगर मैंने इसमें 200 को भी शामिल कर लिया होता, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू 200, तो क्या होगा, अच्छा अभी भी 59 ही लेकर आ रहा है। मतलब कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जिसमें 200 सेल्स हुई हुई हो। मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए हम एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं नीचे इसको पेस्ट करके लिखता हूँ इक्वल्स टू 200 और मैं यहाँ से साइज़ हटा देता हूँ। तो देखें कुछ भी नहीं ला रहा वो, मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें एग्जैक्टली 200 सेल्स हुई हैं।
200 वाले 200 सेल्स जिस डे में हुई है वो है ही नहीं हमारे पास डेटा के अंदर मौजूद, तो इसीलिए हमारे डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, बहुत बेसिक सी क्यूरीज थी आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से काम करते हैं हम क्यूरीज के साथ। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्लॉटिंग ग्राफ ऑन सीरीज, हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो एक बेसिक सा हम प्लॉट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ सेल्स डॉट प्लॉट और काइंड में हम बताते हैं इसको। अच्छा, ये जो पार्ट है ना प्लॉटिंग वाला, इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे मेट प्लॉट लिख के अंदर। अभी जस्ट आइडिया देने के लिए कि हम क्या कर रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, अभी तक हमने ना तो डेटा क्लीनिंग करी है और ना ही विजुअलाइजेशन करी है, अभी कुछ भी नहीं किया। अभी बेसिक से हम सीरीज़ पर स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें आइडिया हो किस तरीके से हम मेट प्लॉट का यूज़ करके बहुत पावरफुल ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी आइडिया देने के लिए मैंने लेट से यहाँ पे लाइन प्लॉट बनाया। तो देख रहे हैं ये मेरा एक डेटा आ गया जो 365 डेज़ की सेल्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो डेटा था उसका इंडेक्स क्या था, 0 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, तकरीबन देख रहे हैं 350 से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये ऑलमोस्ट 365 डेज़ तक का डेटा इसने हमें दिखा दिया। बात क्लियर हो रही है? तो हम इसको इस तरीके से प्लॉटिंग वाला करके देख सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह इस वाले पार्ट को डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ना एक चीज़ हमारे पास, ये सारे मेथड्स वैसे हम यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम जब पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन एक जल्दी से ओवरव्यू लेकर चलता है। एस टाइप क्या करता है, एस टाइप बेसिकली हमारे पास टाइप कास्ट के लिए यूज़ होता है। टाइप कास्ट बोलना, टाइप कन्वर्जन, ये हमारे पास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, टाइप कास्ट मतलब क्या, लेट से आपको डेटा फ्रेम के अंदर डेटा देखने को मिल गया या किसी कॉलम में डेटा देखने को मिल गया इंटीजर, आप उसको बोलते हैं फ्लोट बना दो, बना देंगे। ठीक है, कोई ऐसा डेटा जो है तो नंबर, न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन उसको स्ट्रिंग बना के स्टोर किया हुआ है, स्ट्रिंग बना के स्टोर किया हुआ है, तो उसकी डेटा टाइप क्या आ रही होगी। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग होती है, पांडास के अंदर क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, देखेंगे अभी इसको आगे जाके। तो हम उसको बोलेंगे भाई क्या करो, कन्वर्ट करके उसको इंटीजर बना दो या फ्लोट बना दो। ठीक है, तो हमारा यूज़ हो रहा होगा किसके लिए, एस टाइप हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेट से मेरे पास सेल्स का डेटा देखें, जब मैं सेल्स प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या बता रहा है, डी टाइप इसकी इंटीजर 64, कि भाई हमारा जो डेटा है ना सारा का सारा क्या है, इंटीजर है, और 64 क्या शो कर रहा है, ये उसकी बिट्स को शो कर रहा है। एक हमने इस पर डिटेल डिस्कशन करी थी। ठीक है, हम बोलते हैं इसको क्या करो, डॉट एस टाइप, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, स्ट्रिंग में। लेट से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देख रहे हैं मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। एस टाइप के अंदर सिर्फ मैंने str लिखा, शॉर्टकट हम ये यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का शॉर्टकट पाइथन में ये यूज़ हो रहा होता है। तो अब मुझे क्या बता रहा है, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं बता रहा, क्या बोलेगा अभी इसको, ऑब्जेक्ट बोलेगा। तो बात समझिएगा, पाइथन के अंदर, नॉर्मल पाइथन के अंदर स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, पांडास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। चले खैर, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, बिटवीन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बिटवीन। लेट से आपको मालूम करना है कि आपके पास सेल्स का डेटा है, इसको ऑन कर देंगे, चलें। अच्छा, भी देखें ज़रा, एक बात समझें। लेट से सेल्स का डेटा है ना हमारे पास, आपने बोला कि मुझे ये बताओ कि मेरे पास जो सेल्स है ना, लेट से मुझे बताओ कि 150 से लेके 210 तक कितनी सेल्स हुई हैं, मुझे ये बताओ। 150 से लेके, 150 खुद भी शामिल है, 150 से लेके 210 जो सेल्स हैं ये मेरे पास कितनी मरतबा होंगी, ये बताओ। आपने जैसे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया, तो अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो क्या होगा, ऊपर वाला तरीका जो हमने ऊपर यूज़ किया था, वो तरीका क्या है उसको भी पहले हम लिखते हैं जल्दी से। मैं लिखूँगा सेल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150, कि क्या हो, वो वाली सेल्स की वैल्यू दिखाओ जिसमें मेरी सेल्स 150 या उससे ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज करके इसकी मास्किंग करते हैं। तो हमें अब ये वो सारी रोज़ का डेटा ला देगा जिसमें 150 से ज़्यादा, 150 या 150 से ज़्यादा 210 या उससे कम की सेल्स हुई हैं। सॉरी, 210 वाली अभी हमने जिक्र नहीं किया। ठीक है, दोबारा सॉरी, मुझसे अल्फाज निकल गए।
सेल्स में हमने इसको बोला कि भाई वो वाली सेल्स बताओ जिसमें 150 या उससे ज़्यादा की सेल्स हुई हैं। इसने हमें ला के दे दिया डेटा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसमें हमें 226 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने सेकंड कंडीशन की बात ही नहीं करी है। मैंने क्या बोला कि मुझे बस ये बताना है कि 150 से लेकर 210 तक जो सेल्स हैं वो कितनी मरतबा हुई हैं, मुझे ये निकालना। तो मैं क्या करूँगा, एक सेकंड कंडीशन भी लिखूँगा डेफिनेटली। मैं इसको बंद करता हूँ ब्रैकेट्स में, और मैं आगे गया, मैंने ब्रैकेट बनाया, मैंने और दोबारा लिखा सेल्स लेस देन इक्वल्स टू 210, कि 150 से ज़्यादा हो, 210 से कम हो। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँ, n%, मतलब एंड का यूज़ करूँ या और का यूज़ करूँ? एंड का या और का, सोच के बताएं। जी भाई, एंड का। अच्छा भाई, और कोई? देखें, मैं बोल रहा हूँ कि हमने दो क्यूरीज को कंबाइन किया है। ये मैंने दो क्यूरीज लिखी हैं, 150 से अबव हो और 210 या उससे कम हो। ये दो क्यूरीज हैं, लेकिन बीच में क्या लगाऊँ? ये सिंबल लगाऊँ m% का, या ये वाला लगाऊँ और वाला? जी भाई, और वाला या एंड वाला? अच्छा देखें, हम डिस्कस करते हैं। कंफ्यूज है ना, कोई मसला नहीं है। लेट्स से इसने क्या उठाया, 159, पहला नंबर इसने उठाया 159। अब हम पहले इसी नंबर को देख के समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे बताएं कि मेरा जो 159 है, क्या ये मेरा 159 150 के बराबर या उससे बड़ा है? ट्रू हो गया ना, ये मुझे नंबर इसने ला के दे दिया। अब बात समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे m% लिखा, ठीक है, तो आप पता है क्या हो रहा है, आपकी इसी चीज़ पे दो कंडीशन लगेंगी, इसी नंबर पर दो कंडीशन लग रही होंगी। अब क्या मतलब बन रहा है इसका कि यार चेक करो 159 150 के बराबर या उससे बड़ा है, और साथ ही साथ ये भी चेक करो, और उर्दू वाला और या इंग्लिश वाला एंड, साथ ही साथ ये भी चेक करो कि वो नंबर 210 के बराबर या उससे छोटा है, तो उसको लेकर आओ। m% का ये मतलब बन रहा है, जो कि यहाँ पे सही है, यहाँ पर सही है। देखें, मैं एक काम करके दिखाता हूँ, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। हमें 159 देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अच्छा, मज़े की बात, अगर मैं चले एक काम करता हूँ, मैं ना एक काम आपको करके दिखाने वाला हूँ। हमने सॉर्ट वैल्यूज़ पढ़ा था या नहीं पढ़ा? सॉर्ट वैल्यूज़ पढ़ा था। मैं अभी जो मेरा डेटा है ना, वो रेंडम आ रहा है, देख रहे हैं, 210 ऊपर आ रहा है, 209 नीचे आ रहा है, 210 ऊपर आ रहा है, 209 नीचे आ रहा है, तो कोई सॉर्टिंग नहीं है। 159 5 और नीचे आ गया, कोई सॉर्टिंग नहीं हुई। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, आगे लिखूँगा मैं डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, और बस असेंडिंग में बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा ये सॉर्ट, ठीक है। अब इसने डिसेंडिंग कर देगा, एग्जैक्टली। मैंने असेंडिंग में इसको अरेंज करवा लिया, तो ज़रा देखें आप लोग कि 150 तक मुझे डेटा मिल रहा है। मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है, मेरी 150 है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ डॉट हेड 12, कि भाई क्या करो, टॉप के 12 रिकॉर्ड्स ले आओ। क्योंकि अभी देख रहे हैं, अभी ये डेटा पूरा नहीं दिखा रहा मुझे ये, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ चलो इतना बड़ा डेटा नहीं दिखाना ना, मुझे कम से कम शुरू के 12 रिकॉर्ड्स दिखा दो। तो अब क्या करेगा, जब मुझे सॉर्टिंग वाले पैटर्न पे स्टार्टिंग के 12 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब बात को समझिएगा, अगर मैंने ये सिंबल लगा दिया, या वाला और वाला, इंग्लिश वाला और या उर्दू वाला या, तो क्या होगा, अब ना ज़रा इसका आउटपुट देखें किस तरह देखने को मिलेगा। लो भाई, ये क्या, ये तो 150 से छोटा भी लिया आया, समझ रहे हैं गड़बड़? अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन समझो उसी बात को। देखिए, हमारी दो कंडीशन है अभी इस मरतबा, क्या कि 150 के बराबर या उससे बड़ा। सेकंड कंडीशन क्या थी, 210 से छोटा या उसके बराबर, ठीक है। अब जिस नंबर को भी मैं देखूंगा ना, जैसे मेरे पास एक 33 नंबर आया, भाई नंबर तो मौजूद है ना मेरे डेटा के अंदर, तो 33 पर मुझे ये दोनों कंडीशन अप्लाई करवानी है, दोनों कंडीशन अप्लाई करवानी है। ऐसी है, अगर मैंने और के साथ लिख दिया तो पता है क्या हो रहा है, अब समझिएगा बात को। उसने गया, उसने चेक किया कि 33 150 से बड़ा या उसके बराबर है, कंडीशन क्या हो गई, 33 के हिसाब से देखें, 33 150 के बराबर या उससे बड़ा है, फॉल्स हो गई। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हुई ना, तो हमने इसको क्या बोला भाई कि चलो अगर ये फॉल्स हो गई ना, मसला नहीं है, आगे बढ़ो, अगली कंडीशन चेक करो। अगली कंडीशन से चेक करिए कि क्या आपका ये नंबर
210 के बराबर या उससे छोटा है तो आप बताइए 33 क्या हो रहा है, ट्रू हो गया। और हमने बीच में क्या लगा हुआ है, और इंग्लिश वाला हो रही है, जिसका मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पे फॉल्स आया लेकिन यहाँ पे क्या मिला, इसको ट्रू मिला। तो और की कंडीशन में क्या होता है कि भाई अगर तुम्हें एक भी ट्रू मिल जाए ना तो काम करवा दो वाला, ये उठा के लिया है नंबर को, सही तो कर रहा है काम, ये मेरी बात समझ रहे हैं। तो हमें तो ये नहीं करवाना था, हमारी रिक्वायरमेंट तो यही थी 150 से 210 के दरमियान के नंबर्स हों, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अगर सही कंडीशन यूज़ करनी है तो हमें यहाँ पे m% का यूज़ करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो हमने m% का यूज़ किया यहाँ पर, या एंड यूज़ किया, सिंबल को m% बोलते हैं बेसिकली। तो अब हमारी क्या कर रही है, सारे रिकॉर्ड सही ला रहा है, 150 से अबव ही इसने 150 से ही इसने उठाने स्टार्ट किया हमारे रिकॉर्ड्स को। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, तो हमने एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम एक तरीका इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका बड़ा एफिशिएंट है, बिटवीन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सेल्स डॉट बिटवीन, और मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे 150 और 210, ठीक है। ज़रा देखें क्या करेगा, ट्रू फॉल्स ला देगा, बूलियन। मतलब मैंने इसको क्या बोला कि सेल्स में जाओ और कौन सा डेटा उठाओ, 150 और 210 के बिटवीन का डेटा उठाओ। इनको कंसीडर नहीं करेगा, इन दोनों नंबर को कंसीडर नहीं करेगा, इनको भी करेगा, इनको भी करेगा, ठीक है, करना चाहिए वैसे, देख लेते हैं एक मरतबा। मैं दोबारा से गया, मास्किंग परफॉर्म करवा लेते हम। तो देख रहे हैं आपको 159 ला के दे रहा है, नहीं कर रहा है या कर रहा है, 1 मिनट हम इसको हम शॉर्ट वैल्यूज़ करके देख लेते हैं। अभी देखा था हमने शॉर्ट वैल्यूज़ वाला तरीका, शॉर्ट वैल्यूज़ करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो 150 को कंसिडर कर रहा है ये, ठीक है। तो मतलब ये नंबर इसमें इंक्लूसिव है, ये नंबर भी इसमें शामिल है। तो देख रहे हैं आप, अगर इस चीज़ के साथ फ्लेक्सिबल हैं आप इसका यूज़ कर लें, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं नहीं बिटवीन ज़्यादा अच्छा तरीका लग रहा है कि इसमें आपने सिर्फ 2 नंबर बताने हैं इसको और मास्किंग परफॉर्म करवा लेनी, तो क्या करेगा वो खुद से ही जाके आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली नंबर्स को ले आएगा। मतलब एक झंझट आपकी ख़त्म हो रही है। वो कौन सी झंझट कि यार मुझे m% यूज़ करना है या और यूज़ करना है, हालांकि इतना कोई मुश्किल नहीं है वाली चीज़, समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूज करिए तो आप क्या कर सकते हैं, बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं 2 नंबर्स के लिए। लेकिन बात याद रखें ये सिर्फ 2 नंबर्स पे काम करेगा, 2 नंबर्स पे बस, ठीक है। अगर आपके पास कोई तीसरी कंडीशन भी आ गई तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास ये जो फिल्टरिंग वाला तरीका है ना, मास्किंग वाला तरीका, जो ओरिजिनल मास्किंग का है, फिल्टरिंग का तरीका, इसमें आप भले 1000 कंडीशन चाहे लिख दें उठा के, ऐसी है ना। m% का यूज़ करना होगा तो या तो और वाली सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन आप इसमें चाहें भले कितने ही नंबर्स लिख दें ये काम करेगा। बिटवीन के अंदर सिर्फ कितनी लिमिटेशन है, 2 नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है, लेकिन है पावरफुल। तो अगर आपने कभी नेक्स्ट टाइम काम करना हो 2 नंबर के दरमियान आपने कुछ चीज़ निकलवानी, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसका यूज़ करके अपना काम करवा सकते हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्लिप, अच्छा क्लिप भी एक अच्छा मेथड है, वो क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से मैंने लिखा सेल्स डॉट क्लिप, या सेल्स को हटाते हैं, हम लिखते हैं BA डॉट क्लिप 50,100। अब ये क्या करेगा पहले इसको समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाबर आजम ने स्कोर किए हैं और डिफरेंट स्कोर किए हैं, आप देख सकते हैं डेटा को। अगर मैं BA डॉट सैम्पल करके डिफरेंट डेटा पॉइंट्स निकलवाऊँ, लेट्स मैं 12 पॉइंट्स निकलवाता हूँ, तो ये मुझे रैंडम डेटा ला के दे रहा है कि भाई बाबर आजम ने 1 भी स्कोर किया हुआ है और 35 भी स्कोर किया हुआ है, 33 भी स्कोर किया हुआ है, डिफरेंट उसने स्कोर्स किए हुए हैं मैथ्स के अंदर, सही। लेकिन अगर आपकी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट आ जाए, कभी इस तरह से हमारे पास होती है कि भाई आप ना लेट से एक नंबर कंसिडर कर लें, उस नंबर से छोटे जो भी नंबर्स होंगे ना आप उन नंबर्स को वही कंसिडर करें। मतलब मेरा कहने का ये है, लेट से मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स मौजूद हैं, समझे ज़रा, 1 से 10 तक के नंबर्स मौजूद हैं। आपने बोला कि भाई जो 2 से छोटे वाले नंबर्स होंगे ना, 2 से जो छोटे नंबर्स होंगे उनको 2 कंसीडर करो, और जो 9 से बड़े नंबर्स हैं उनको 9 कंसीडर करो। मेरी बात समझ रहे हैं, आप खुद से एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं। तो लेट से मेरे पास कुछ नंबर्स हम लिखते हैं यहाँ पे 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8
2 9 10 9, ठीक है। लेट से मैंने रेंडम नंबर्स लिख दिए। अब मैंने क्या लिखा, मैंने क्लिप में लिखा लेट से, यहाँ पे क्लिप में मैंने लिख दिया लेट से 2 लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमारे इसको कंसिडर करिएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई 2 से नीचे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना, अब देखें 2 से नीचे कितने नंबर्स हैं, 1 है, लेकिन 3 मरतबा आ रहा है, हाँ 3 टाइम्स आ रहा है। तो इन सबको क्या कंसिडर करेगा, 2 ही कंसिडर करेगा, समझ रहे हैं। अच्छा 3 4 5 6 7 8 ये सब सेम रहने वाले, 9 भी इवन सेम रहेगा, लेकिन 9 से ऊपर जो नंबर्स देखने को मिलेंगे उसको भी क्या बना देगा, ये 9 बना देगा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपका इस तरीके से काम करने वाला है। तो लेट से बाबर आजम का अगर हम बोलें यहाँ पे कि भाई अगर उसने 50 स्कोर किए हुए तो सही है, लेकिन अगर 50 से छोटे नंबर तुम्हें देखने को मिले ना, उसको क्या बना दो, 50 ही बना दो। उन तमाम नंबर को क्या बना दो, 50 ही बना दो। अब हो सकता है उसने 33 35 एंड सो ऑन स्कोर किया हो, लेकिन उनको भी क्या बना देगा, 50 बना देगा। अच्छा अब अगर बाबर आजम के हम मैक्सिमम स्कोर निकालें, अगर मैं लिखता हूँ BA.max तो क्या देखने को मिल रहा है हमें, 113 देखने को मिल रहा है। तो मैं लेट से बोलता हूँ 100, मतलब अगर तुम्हें 100 से ऊपर देखने को मिले उसमें कुछ, तो उसको भी क्या बना दो, 100 बना दो। तो 113 को भी क्या बोल देगा ये, 100 ही बना देगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। तो अब आपको देख रहे हैं 50 50 50 50 देखने को मिल रहा है, और जो 50 से 100 के दरमियान होंगे ना, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, सही है। सिर्फ 50 से नीचे वालों के साथ, 100 से ऊपर वालों के साथ ये काम करेगा, सही है। तो इसने क्या किया, हमें ये डेटा लाके दिखा दिया। अच्छा अब अगर मैं सब बोलता हूँ मैक्स, अब क्या करो, मुझे मैक्स बताओ, तो मुझे क्या बताएगा, मैक्स 100 ही बताएगा, क्योंकि अब 113 यहाँ पर मौजूद नहीं है, मौजूद था लेकिन उसने उसको क्या बना दिया, 100 बना दिया। तो इसलिए हमें यहाँ पे 100 देखने को मिल रहा है। ये बात समझ रहे हैं। तो कभी रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है हमारे पास, जब डेटा आता है ना, तो हम बोलते हैं यार एक नंबर कंसिडर कर लो, उस नंबर से छोटा जो नंबर हो ना वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो आप उसको भी क्या करो, उसको भी यही नंबर कंसिडर करवा लो। और बड़ा नंबर है, ठीक है, उससे बड़ा नंबर अगर हमें देखने को मिले तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको भी हम बड़ा वाला नंबर ही कंसिडर करवा लेंगे। तो क्लिप का मेथड यहाँ पे काम करता है इस तरीके से। कहाँ पर इस तरह होता है, 3 चीज़ों में इस तरह की चीज़ ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये तो डेटा पर डिपेंड करता है कि डेटा आपका डेटा किस तरह का है। मतलब लेट से कि भाई कोई इंसेक्ट्स का डेटा आ रहा है, इंसेक्ट्स के साइज़ का डेटा आ रहा है, जैसे आप किसी बायोलॉजिकल डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कोई इंसेक्ट्स के डेटा पे काम करना स्टार्ट किया, अब आप बोल रहे हैं यार जो नैनोमीटर वाले इंसेक्ट्स हैं ना, बहुत स्मॉल साइज़ होता है नैनोमीटर, ठीक है, तो वो मेरे किसी काम के नहीं है। जैसे कोई आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो आपने क्या बोला कि माइक्रोमीटर, आपने नंबर असाइन कर दिया कि इस नंबर से छोटे जो इंसेक्ट्स हैं ना, उनका साइज़ भी क्या कंसिडर करो, माइक्रोमीटर के हिसाब से कंसिडर करना। माइक्रोमीटर मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो छोटे इससे छोटे होंगे, एक्सपोनेंट -7 एक्सपोनेंट -8 वाले होंगे, उनको भी क्या कंसिडर कर लेगा, एक्सपोनेंट -6 कंसिडर कर लेगा। और बड़ा साइज़ आपको देखने को मिला 2, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे 2 मिलीमीटर आ गया, अब आगे आपको 10 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, आप बोलेंगे 2, मतलब क्या करो, 2 से बड़े वाले भी क्या मेरे लिए किसी कोई एनालिसिस परफॉर्म करें, जैसे आप किसी काम में, तो आप क्या करो, उसको भी 2 बना लो। तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत रियली होता है इस तरह का काम, लेकिन मेथड मौजूद तो हमने इसको देख लिया। अच्छा ड्रॉप डुप्लीकेट्स, भाई नाम से पता चल रहा होगा आपको क्या करने वाला है, ये डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करने वाला है या रिमूव करने वाला है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उससे ही पहले हम एक काम करते हैं, डुप्लीकेट्स पढ़ते हैं ज़रा, डुप्लीकेटेड। अच्छा देखें, लेट से मैंने चलाया BA.डुप्लीकेटेड, ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो क्या बता रहा है भाई, डुप्लीकेट डेटा मौजूद है। जहाँ जहाँ इसको डेटा मिला है वो क्या बता रहा है, मुझे ट्रू दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मास्किंग परफॉर्म करवा लूँ, जब भी बूलियन में आंसर मिले ना, उस पर क्या करें, मास्किंग करवा दें, आपको डेटा मिल जाएगा। मैंने बोला BA, तो 137 रोज ऐसी हैं जिसमें डेटा डुप्लीकेटेड है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं 1 क्या है आपका, एक से ज़्यादा मरतबा आया है। सिमिलरली 3 भी क्या हुआ, एक से ज़्यादा मरतबा उसने स्कोर किए हैं। 38 भी उसने एक से ज़्यादा मरतबा स्कोर किए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर मैं हाँ ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना इतने पार्ट को रन करता हूँ, तो
तो हमें क्या देखने को मिला था, ट्रू और फॉल्स देखने को मिल रहा था यहाँ तक, सही है। मैंने क्या किया, मैंने इसके आगे ना सम चला दिया, मैं आगे गया, मैंने लिख दिया डॉट सम, सम करो। अब पता है क्या करेगा, देखें आउटपुट देखें पहले, कितना दिखा रहा है आपका 137, जो हमने ऊपर देखा था 137, उसने यहाँ पे सम करके दिखा दिया। अब ये हुआ क्या, पहले बात समझे, जब मैंने इतना पार्ट चलाया था तो मुझे बूलियन देखने को मिल रहा था, ट्रू और फॉल्स करके। अब आप लोग भी बताएं, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, फॉल्स का मतलब 0। तो मैंने उस ट्रू और फॉल्स वाले कॉलम पर सम चला दिया। इसका मतलब पता पांडास क्या लेगा, पांडास पता है क्या करेगा, पांडास जाएगा जहाँ जहाँ उसको ट्रू देखने को मिलेगा वो क्या करेगा, उन वैल्यूज़ को सम करना स्टार्ट कर देगा। तो 1 1 + 1 2 2 + 1 3, इस तरह करते करते उसको कितनी टोटल वैल्यूज़ मिली, ट्रू उसको 137 वैल्यूज़ मिली, उस समय दिखा दिया 137। और फॉल्स वालों को खुद से इग्नोर कर देगा, वो फॉल्स वालों को सम करता ही नहीं है, क्योंकि 0 + 0 0 + 0 क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो इसलिए उसका आंसर नहीं दिखाता ये। तो बात क्लियर हो रही, तो हम डुप्लीकेटेड इस तरह से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं सेल्स पे चलाऊँ, मैं लिखता हूँ सेल्स डॉट डुप्लीकेटेड। अच्छा, इसका अच्छा यूज़ जो है ना वो कहाँ होता है, किसी स्ट्रिंग कॉलम पर हम इसका यूज़ करते हैं। लेट से कोई नेम सा कॉलम आ गया हमारे पास और हमने चेक करना है कि हमारे नेम से कॉलम में कितने डुप्लीकेट्स मौजूद हैं, तो हम ये वाला चला सकते हैं डुप्लीकेटेड ही कमांड, ठीक है। खैर मैंने क्या किया, सेल्स डॉट डुप्लीकेटेड यहाँ पे चलाया और मुझे यहाँ पे फिर डेटा देखने को मिल रहा है और सम कर दिया मैंने, ठीक है। तो मुझे क्या बता रहा है, सेल्स के अंदर हमारे पास 185 डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं, सही बात समझ रहे? 185 मतलब अलग अलग वैल्यूज 185 बन गई या फिर उनको जमा कर रहा है, मतलब अगर 35 दो दफ़ा आया तो उसको 35 जमा कर रहा है, वो तो आपका एक होगा ना, एक डुप्लीकेट हो गया, वो एक हो गया, ठीक है। रन अब के हिसाब से नहीं है, मतलब यानी उन रन जितने रन बन रहे हैं डुप्लीकेट के अंदर उनको प्लस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 मैचों में 35 बनाया तो फिर 35 को जमा कर रहे हैं। नहीं 35 वो नहीं कर रहा, वो 2 यूज़ को कंसिडर कर रहा है। देखिए बात समझे, लेट से आपने कहा कि उसने 2 मैच में 35 उसने बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डुप्लीकेट कितना है, एक डुप्लीकेट है यहाँ पे डुप्लीकेट एक है, चूँकि एक तो ओरिजिनल डेटा है ना भाई, अगर वो दोनों के डुप्लीकेट कंसिडर कर लेगा तो फिर हम ये कैसे बताएंगे कि ओरिजिनल डेटा क्या है। मतलब एक ओरिजिनल डेटा है और उसी जैसा डेटा एक और मरतबा रिपीट हो गया, तब अगले वाले को क्या करेगा, वो डुप्लीकेट कंसिडर करेगा, सही है। सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पे नेम्स मौजूद हैं सबके, अभी जो सबके यूनिक नेम है, लेट से हम्माद 2 मरतबा आ गया यहाँ पे, तो ये स्टूडेंट है हम्माद, 2 स्टूडेंट्स आ गए हम्माद नाम के। तो अब हमारे पास क्लास में जो स्टूडेंट नेम्स है उसमें डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ कितनी है, एक होगी, ठीक है। क्यों, चूँकि पहला हम्माद जो होगा कोई भी हो भले, उसको वो ओरिजिनल डेटा कंसिडर करेगा और सेकंड वाले को डुप्लीकेट बोल रहा होगा, सही है। अच्छा, अगर 3 मरतबा जब भी क्या करेगा, वो उनको एक ही डुप्लीकेट कंसिडर करेगा, समझ रहे? चलें, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब ड्रॉप डुप्लीकेट्स की बात आ रही है कि हमने डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करना है, सही है। तो लेट से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि BA डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स एग्जीक्यूट किया, तो क्या करेगा, ये जो भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉप कर देगा और हमें रिजल्टिंग आंसर बता देगा। तो कितनी रोज़ छोड़ दी इसने हमारे पास, सिर्फ 78 रोज़ छोड़ दी, हालांकि टोटल कितनी दी है, टोटल ये 215 के करीब थी शायद। एक मिनट रुकें, हम BA को प्रिंट करते हैं ज़रा, मैंने लिखा BA, तो 215 टोटल रोज़ हैं। मतलब इसने क्या कि बहुत सारी रोज़ को डिलीट किया, लगभग 137 होंगी शायद ये, और हमें आंसर क्या बता दिया 78 रोज़ बच गए हमारे पास, ठीक है। तो हम ये ड्रॉप डुप्लीकेट का यूज़ करते हुए ये काम करवा सकते हैं। ये बहुत पावरफुल मेथड है, हम इसको आगे जाके ज़रा डेटा फ्रेम में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। फिलहाल इसका ओवरव्यू देना था, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। इज़ नल इंपॉर्टेंट मेथड है। इज़ नल क्या करता है, एम्प्टी वैल्यूज़ को चेक करता है, एम्प्टी वैल्यूज़ को चेक करेगा, ठीक है। तो अगर लेट से मैं लिखता हूँ सेल्स डॉट इज़ नल, और अगर मैं इतना रन करूँगा मुझे बूलियन मिलेंगी, बूलियन वैल्यूज़ मिलनी है, लेकिन मुझे बूलियन से कोई काम नहीं है, मैं इसकी मास्किंग परफॉर्म करके डेटा निकाल लेता हूँ। मैंने कहा सेल्स, तो देख रहे हैं कोई भी नल वैल्यू मौजूद नहीं है, तो नहीं ला के दी इसने। सिमिलरली अगर BA पे हम चलाते ही वाली चीज़ BA डॉट इज़ नल और मास्किंग करते हैं इसकी, BA लिखते हैं, तो इसमें भी कोई नल वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। नल का मतलब कुछ भी डेटा मौजूद नहीं है वहाँ पे,
तो ऐसा कुछ हमारे पास डेटा में मौजूद ही नहीं है, मतलब सारे डेटा वैल्यूज़ मौजूद है, सारे डेटा पॉइंट्स मौजूद है, ठीक है। ड्रॉप एन ए क्या करता है, एन ए वाली वैल्यूज़ को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अभी हमारे पास फिलहाल कोई ऐसा यूज़ केस नहीं है, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ डेटा फ्रेम की परी। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, फिलहाल इसको समझें। नॉट अवेलेबल का ड्रॉप एन ए कि क्या करो, नॉट अवेलेबल वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर, ड्रॉप कर दो, सॉरी ड्रॉप कर दो, ठीक है। फिल एन ए का मतलब कि भाई अगर तुम्हें कोई नल वैल्यूज़ मिल रही है ना, उसको फिल कर दो। अच्छा, जब भी मैं नल वैल्यूज़ बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, मतलब वहाँ पर डेटा मौजूद नहीं है, ये बात हो रही है पांडास के अंदर। लेट्स से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक्सेल है मेरे पास, अब लेट्स से यहाँ पे उल्टा पत्नी किसने किया हुआ इसको देखें, ABCD यहाँ से आ रहा है। खैर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे रैंडम, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मेरे पास कुछ रोज़ के अंदर, कुछ डेटा के अंदर, कुछ सेल में डेटा ही मौजूद नहीं है, देख रहे हैं, ये वाला सेल एम्प्टी, ये वाला सेल एम्प्टी, ये वाला सेल एम्प्टी। तो जब हम पांडास में इस तरह के डेटा को लोड करेंगे ना, तो उनको क्या बोलते हैं, वो नल या NaN करके दिखाता है हमें डेटा किस तरह दिखाएगा, NaN करके दिखाएगा। अभी देखते हैं इसको, तो इनको नल बोलेगा या Na बोल रहा होता है इनको, ठीक है। तो दोनों ही वर्ड्स हमारे पास, नल भी होता है और Na भी होता है। Na यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा हुआ, जिस तरह इज़ नल है ना, इसी तरीके से इज़ Na भी होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही तरीका होता है उसका, इज़ Na, ठीक है। कुछ बोल लें, अच्छा। तो ड्रॉप एन ए क्या करेगा, वो बोलेगा कि जो एम्प्टी वाले सेल्स हैं ना, इनको क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ड्रॉप एन ए का मतलब ये सबको कर देगा, एक ही साथ सबको ड्रॉप कर देगा। और फिल एन ए क्या करेगा, वो उन वैल्यूज़ में जाकर डेटा को रखेगा, फिल कर देगा डेटा को। सही है, किस तरह करेगा, अगेन थोड़ी देर में इसको देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इज इन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखें, इज इन ना, ये डेटा चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये डेटा चेक करता है। लेट से मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एरे 1 बनाता हूँ। मैंने नमपाई को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट नमपाई का ही यहाँ पे मेथड लिख लेता हूँ। मैंने लिखा np.random इंटीजर, और मैंने बोला कि भाई 10 से चलो 50 तक के जाओ और 12 नंबर्स लाओ। 10 से चलो 50 तक जाओ, 12 नंबर्स लाओ, लेकिन किस तरह के नंबर्स होंगे, रैंडम, वो भी इंटीजर लाना, फ्लोट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें मैं एरे 1 को प्रिंट करता हूँ आपके सामने। तो ये ले आया, ये मेरे पास 10 से 50 की रेंज में रैंडम नंबर्स उठाकर ले आया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, मैं इस एरे 1 को पांडास के डेटा फ्रेम में लोड कर देता हूँ, सॉरी सीरीज़ में लोड कर देता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, pd.series, ये पढ़ा था हमने, ये पहली क्लास का हमारा टॉपिक था। और मैं इस पर क्या लिख दूँगा, एरे 1। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए इसने क्या किया, पांडास के डेटा फ्रेम में ले आया। क्लियर हो रही है बात, पांडास के डेटा फ्रेम में ले आया। मैं इसको सेव कर देता हूँ, लेट से S1 इसका नाम दे देता हूँ मैं, कि भाई ये जो हमने डेटा फ्रेम इसको बनाया ना, इसका क्या नाम दे दो, S1 बोल दो। अब पता है क्या, मैं यहाँ पे जल्दी से एक और एरे बनाता हूँ। मैंने एरे 2 नाम दिया, मैंने लिखा np.random इंटीजर, और मैंने बोला 1 से लेके 50 तक के नंबर्स लाओ, लेकिन कितने ले आओ, 6 नंबर्स लाओ बस। 1 से 50 तक के नंबर्स लाओ, लेकिन कितने नंबर्स लाओ, 6 लाओ। तो देखें एरे 2 किस तरह की मेरे पास, ये कुछ नंबर्स आ गए। अब मेरी बात समझिएगा, मेरे पास ये क्या है, ये दो डिफरेंट एरेज हैं जिसको मैंने डेटा फ्रेम में एक को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, पांडास की सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया, और एक को मैंने एरे ही रहने दिया। अब क्वेश्चन ये है, मुझे चेक करना है कि मेरा जो पांडास का एक सीरीज़ वाला कॉलम है ना, उसमें से कोई वैल्यू एरे 2 में लाई करती है या नहीं करती। समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। पांडास का जिसको हमने S1 बोला है, उसका कोई नंबर क्या मेरे पास एरे 2 में लाई करता है या नहीं, मुझे ये चेक करना है। सही है, मतलब एक चीज़ क्या वो दूसरी चीज़ में मौजूद है या नहीं, ठीक है। ऐसा बहुत मरतबा होता है कि लेट से हम आईडीज़ मैच कर रहे हैं, ठीक है, आईडीज़ मैच कर रहे हैं। लेट से हमारे पास 2 शीट्स आई हैं
और उन शीट्स के अंदर हमें एक शीट में एम्प्लॉय का वो उन एम्प्लॉयज़ का डेटा मिल रहा है जो पूरा मंथ उन्होंने काम किया हुआ है, और एक शीट में ऐसे एम्प्लॉय का डेटा है जिन्होंने काम भी किया, छुट्टियाँ भी की हैं। सही है। अब हम अगर ये चेक करना है कि यार जो प्रॉपर एम्प्लॉयज़ आए ना काम करने पूरे मंथ के अंदर, क्या वो हमारे पास इस दूसरी वाली शीट में तो मौजूद नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आईडीज़ के बिहाफ पे होगा काम। तो हम क्या कर सकते हैं, इजिन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पांडास के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इजिन मेथड अप्लाई करते हैं। किस तरह अप्लाई करेंगे देखते हैं। हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। मैं लिखूँगा S1.isin। पांडास पे चलेगा ये, मतलब सीरीज़ पे काम करेगा, एरे पे काम नहीं करेगा ये। मैंने इजिन लिखा, ब्रैकेट बनाया और मैंने लिख दिया array2, बस ख़त्म। कि क्या करो, S1 को चेक करो, S1 इजिन array2, मतलब थोड़ा सा सेंटेंस बन रहा है पूरा ये कि चेक करो S1 इजिन array2 कि वो array2 में है या नहीं, S1 array2 में है या नहीं। एग्जीक्यूट किया तो देख रहे हैं ट्रू भी दिखा रहा है, फॉल्स भी दिखा रहा है, बूलियन दे रहा है। तो अगर मैं इसकी क्या कर दूँ, मास्किंग कर दूँ। किस तरह, S1 मैं बोल रहा हूँ मुझे वो दिखाओ कि वो वाली रोज़ दिखाओ, S1 में वो वाला डेटा दिखाओ जो मेरे पास array2 में मौजूद है। एग्जीक्यूट किया तो क्या करेगा, अब सिर्फ 45 लेकर आ रहा है ये। देख रहे हैं, सिर्फ कौन सा नंबर मौजूद है हमारे पास, 45 मौजूद है। बाकी सारे जो नंबर्स हैं हमारे, जो नंबर्स हैं, और यहाँ पे जो नंबर्स हमने देखे थे, कहाँ गया हमारा array1, S1 ये था ना हमारा S1। तो बेसिकली इनमें से कोई भी नंबर एक्सेप्ट 45 इस एरे में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका भी बहुत यूज़ होता है, आगे जाके देखेंगे डेटा फ्रेम पे। लास्ट के दो मेथड्स बाकी जल्दी से उसको कवर करके हम चलते हैं डेटा फ्रेम पे। अप्लाई क्या करता है, अप्लाई ना हमें फंक्शंस को अप्लाई करने में हेल्प करता है, फंक्शंस को अप्लाई करने में हेल्प करता है। अब लेट से बल्कि काम करते हैं, मैं आपको ना अप्लाई यहीं बताता हूँ डेटा फ्रेम वाले पार्ट में। ये मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है, हम डायरेक्ट इसको यहीं पे सीखते हैं। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लगाना पड़ेगा डेटा जनरेट करने के लिए। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेटा बना के रखा हुआ है, तो हम अप्लाई को और कॉपी को यहीं आगे देखते हैं। ठीक है, कॉपी का वैसे आपको मतलब पता है कि कॉपी क्या करता है। कॉपी क्या करता है, बेसिकली सही एक कॉपी बनाएगा डेटा की और हमें दूसरे वेरिएबल में सेव करवा देगा। और अब दूसरे वेरिएबल में हम कुछ भी चेंज करें, हमारे ओरिजिनल वाले डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने ना सीरीज़ पर डिस्कशन करी थी। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, एक कॉलम। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सिंगल कॉलम। डेटा फ्रेम के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं। सही है, डेटा फ्रेम में हमेशा एक से ज़्यादा कॉलम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, नमपाई को और पांडास को। न्यू फाइल है हमारी ये, और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं कि हम किस तरीके से लिस्ट की मदद से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ डेटा को। देखें यहाँ पे क्या है मेरे पास, मैंने ना एक लिस्ट बनाई है। पहले इसको देखें ज़रा, एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट के अंदर मैंने फर्दर मार्क्स लिख दिए हैं। मैंने क्या लिखे, 100, फिर क्या लिखा, 80 और फिर 10। लेट से मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा जो कॉलम्स का नाम है वो क्या है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, उर्दू, ये 3 कॉलम्स हैं। और ये जो आपका 100 है ना, बेसिकली ये किसके मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के। 80 किसके मार्क्स हैं, फिज़िक्स के। 10 किसके मार्क्स हैं, उर्दू के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ मार्क्स लिख लिए स्टूडेंट्स के। ठीक है, लेट से ये स्टूडेंट 1 का डेटा है, ये स्टूडेंट 2 का डेटा है, ये 3 का डेटा है। अच्छा, 1 मिनट, 120 नहीं होगा ये, लेट से इसको 100 कर दें। हाँ, अब सही है डेटा। ठीक है, तो ये सारे हमने यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और कोमा करके मैंने क्या लिख दिया, कॉलम्स। कि क्या करो, ये जो डेटा है ना भाई, डेटा है, इसको क्या कॉलम असाइन करो, पहले वाले को केमिस्ट्री, सेकंड वाले को फिज़िक्स और थर्ड वाले को उर्दू। अब देखें मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा मार्क्स, तो ज़रा देखें, केमिस्ट्री के अंदर आपको 100 देखने को मिला, 100 यहाँ से आया। फिज़िक्स में आपको क्या देखने को मिला, 80।
मतलब हमने उसी लिस्ट के अंदर 80 को लिखा हुआ था, तो 80 यहाँ देखने को मिल गया। फिर उर्दू के अंदर क्या मिला हमें, 10 मिला, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब जो अगली लिस्ट है उसका डेटा कहाँ आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, ठीक है। उसकी जो अगली लिस्ट है उसका डेटा कहाँ आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, हम इस तरीके से लिस्ट को बना लेते हैं, डिक्शनरी को बना लेते हैं, सॉरी डिक्शनरी को बना लेते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अगर मैं ये कॉलम्स वाला पार्ट हटा दूँ, मैं इतना पार्ट हटा दूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो कॉलम का नाम नहीं आएगा, वो इंडेक्स खुद से जाके दे देगा, ठीक है। लेकिन बेटर तो ये होता है हम कॉलम्स का नाम बता दें। तो हमने क्या किया, इसलिए कॉमा लगाया और कॉलम्स लिख के हमने जो जो कॉलम्स के नाम थे हमने वो असाइन कर दिए। अब आप लोग मुझे सोच के बताएं, अगर मैं इसके आगे एक और नंबर का इजाफा कर दूँ, लेट्स मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, मैंने हर लिस्ट के अंदर ना एक एक नंबर का और इजाफा कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, तो आप एक कॉलम बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं कॉलम बढ़ा रहा हूँ, मैं हर स्टूडेंट का एक न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि 3 कॉलम्स पास डेटा हेड 4 कॉलम्स, कि डेटा जो दे रहे हो वो 4 कॉलम्स का दे रहे हो, लेकिन आप जो कॉलम्स है वो सिर्फ 3 बता रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम का नाम यहाँ बताना पड़ेगा। तो लेट्स मैं उर्दू के अलावा लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, दोबारा से एग्जीक्यूट किया, तो अब हमारे पास ये इंग्लिश के मार्क्स भी यहाँ पर आ गए। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से हम लिस्ट की मदद से डेटा को बना सकते हैं, डेटा फ्रेम बना सकते हैं। अच्छा, हम डिक्शनरी की मदद से भी बना सकते हैं। डेटा को क्रिएट करने के, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बहुत तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका लिस्ट है, दूसरा तरीका कौन सा है, डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में मैंने क्या किया आपको मालूम है, डिक्शनरी क्या होती है भाई, इस तरह के ब्रैकेट से बनती है, बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट से बनती है, और उसमें नेम होता है और अगली वैल्यू क्या होती है, कॉलन के बाद की एक की होती है, कॉलन से पहले की होती है, और कॉलन के बाद क्या होता है, वैल्यू होती है। वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, सही है। तो मैंने क्या किया, आप समझे बात को, हम लिस्ट में ना थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहे थे। मैं क्या करता, 100 लिखता, 80 लिखता, 10 लिखता, 12 लिखता, मैंने ये 4 नंबर्स लिखे। मैं कॉलम्स में जाके फिर इसको बताता था कि भाई क्या करो, पहला जो नंबर है ना वो किसको शो कर रहा है, मेरे केमिस्ट्री वाले मार्क्स को शो कर रहा है, सेकंड नंबर किसको शो कर रहा है, फिजिक्स को, थर्ड नंबर किसको शो कर रहा है, उर्दू को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बता रहे हैं एक नेम का कॉलम बनाओ, एक कॉलम बनाओ, उसका नाम क्या रखो, नेम रखो, और उस कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, उस कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रखो, वो सारी ये वाली रखो, हामिद, जाहिद, अवैस एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ क्या करो उस कॉलम में। बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये असल में वाली चीज़ है नल वाली, मैंने यहाँ पे नल का जिक्र किया था, यहाँ पे नल और नैन कहाँ गया, ये रहा, इज़ एन है, और नल हमने ऊपर देखा था, ये रहा। तो बेसिकली उसकी वजह से मैंने लिखा है। अब होता क्या है कि अभी चूँकि हमारे पास कोई एक्सेल फाइल तो हम यूज़ नहीं कर रहे फिलहाल के लिए, खुद से डिक्शनरी का डेटा बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपको डेटा एन करके देखने को मिलता है, मैंने उसके लिए क्या किया, np.nan करके लिख दिया। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा ना इस तरीके से, तो ये नल कंसीडर नहीं करेगा। देख रहे हैं वो एरर दिखा रहा है, ये देख रहे हैं थोड़ा सा अंडरलाइन में रेड आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि अगर मैं इसको चाह रहा हूँ ना एम्प्टी बनाना, तो अगर मैं इसको कोमा करके लिख दूँ कि यहाँ पे एम्प्टी कंसीडर कर लो, नहीं करेगा। तो हमें एम्प्टी वैल्यू कंसीडर करवाने के लिए np.nan लिखना पड़ता है, सही है। तो मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पे np.nan लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे, ये कॉलम तैयार हो गया मेरा। फिर मैंने क्या किया, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एक कॉलेज का कॉलम बनाया एक और ये कॉलेज आ गया, उनके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बोल लें। पैकेज की बात कर लें लेट से, या इस कॉलम का हम नाम दे देते हैं मार्क्स, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं फिज़िक्स के जैसे मार्क्स आ गए। मैंने यहाँ पे फिज़िक्स के मार्क्स का यहाँ पे जिक्र कर दिया। चले एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा जल्दी से, दोबारा से जाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो ज़रा देखें, नेम आ गया, कॉलेज आ गया, और ये सब्जेक्ट का नाम आ गया, और उनके मार्क्स आ गए। अब ज़रा देखें, हामिद आया, इसका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी, NED, फिज़िक्स में इसने कितने मार्क्स लिए, 40 मार्क्स इसने लिए, एंड सो ऑन। अब ज़रा यहाँ देखें, यहाँ पे आपको नैन देखने को मिल रहा है। ये नैन बेसिकली ये होता है नोट अ नंबर, NAN का मतलब होता है नोट अ नंबर, ठीक है। या हम इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, नल मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है वहाँ पे। जब नंबर ही नहीं है उधर, वही सेल की एग्जाम्पल लें, ये इसको क्या कंसिडर करेगा, NAN कंसिडर करेगा, नॉट अ नंबर। मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं,
तो हम इसको क्या बोलते हैं, नल बोल देते हैं हम इसको, नल Na, हम डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी मौजूद ही नहीं है, इस स्टूडेंट का कुछ भी डेटा मौजूद नहीं है। यहाँ पर इसका नाम मौजूद नहीं है, लेकिन उसका यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, उसके इस मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स के, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी हमारे पास इसका नाम नहीं है, उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने कुछ इस तरह का डेटा रखा है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? सॉरी, यहाँ तक क्लियर है भाई? सिंपल, हमने डिक्शनरी की मदद से डेटा बना लिया, ठीक है। अब जो हमारी क्यूरीज रह गई थी ना, ज़रा जल्दी से हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं। हमने इस नल नहीं देखा था, इस नल यहाँ पे देखते हैं। लेट से मैंने लिखा मुझे ना मालूम करना सबसे पहले कि मेरे पास पूरे डेटा फ्रेम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं, समझिएगा, पूरे डेटा फ्रेम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं। अच्छा, एक और बात, अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, स्टूडेंट्स को डेटा फ्रेम बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। हम लिखेंगे क्या, टाइप यूज़ कर लेते हैं, टाइप फंक्शन का, और स्टूडेंट्स पास करते हैं, तो देखें क्या बताएगा, अब ये डेटा फ्रेम बताएगा, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो क्या करेगा उसको, ये अब मतलब कंपलसरी है कि डेटा फ्रेम ही बनाएगा। अब ये स्क्वीज़ वाला तरीके पे काम नहीं करेगा कि सीरीज़ बना दो, नहीं, अब ये डेटा फ्रेम ही बनाएगा, ठीक है। चलें, पहले मैंने क्या बोला कि मुझे पूरे डेटा फ्रेम के अंदर टोटल नल वैल्यूज़ देखनी है, तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स डॉट इस नल, ठीक है। और अगर इतना रन करूँगा मैं, तो देखें हमें ये पूरी एरे देखने को मिलेगी, ये पूरी डेटा फ्रेम देखने को मिलेगा, और उसमें जहाँ पे नल था वहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू देखने को मिल जाएगा, और जहाँ नहीं था वो मुझे फॉल्स देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके आगे सम लगा देते हैं। अब ये सम क्या करेगा, हमें बताएगा कि भाई नेम के कॉलम में कितने नल हैं, 4 नल हैं, कॉलेज के कॉलम में भी 4 नल वैल्यूज़ हैं, और फिज़िक्स में भी कितनी है, 3 नल वैल्यूज़ हैं। ज़रा देखें, खुद से देखें जल्दी से, फिज़िक्स के कॉलम को देखें, 1 नल वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 नल वैल्यूज़ आ गई। कॉलेज को देखें, 1 2 3 4 नल वैल्यूज़ आ गई, एंड सो ऑन। नेम भी हमें 4 नल वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। मैंने क्या किया, इस तरीके से टोटल नल वैल्यूज़ को निकाल दिया। अच्छा, एक और चीज़, इस नल का यूज़ करें या इस Na का यूज़ करें, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इस नल को हटाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस Na, ठीक है, नॉट अवेलेबल, तो क्या करेगा, वही डेटा दिखाएगा 4 4 3। बात क्लियर हो रही है? हम पूरे डेटा फ्रेम का निकाल रहे हैं नल, सही है। और अगर हम वो मार्किंग करेंगे तो वो नहीं बता सकते। मास्किंग करेंगे, मास्किंग यहाँ नहीं होगी, मार्किंग स्टार्ट हमने कभी किया। बिल्कुल। अगर आप इतने पार्ट को हटा दें, मतलब इतना पार्ट आप कंसिडर करें, और आप क्या करें, इसकी मास्किंग कर दें, क्योंकि हमें इतने पार्ट से क्या मिल रहा था देखने को, बूलियन वैल्यूज़ देखने को मिल रही थी। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा, तब क्या करेगा, जहाँ पर इसको नल मिलेंगी वो सब ले आएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, सबको ला के दिखा रहा है ये, तो ये तरीका नल निकालने का सही नहीं है। हमें क्या करना होता है, हम बेसिकली कॉलम पे चला दें इसको, क्या करते हैं, कॉलम पे चला दें। कॉलम पे देखते हैं ज़रा, ये बताते हैं जल्दी से, ये नल वाला क्लियर हो गया, नल और इस Na वाला दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अच्छा, फिर क्या था हमारे पास, ड्रॉप Na, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, ज़रा इसको देखते हैं जल्दी से, ड्रॉप Na। तो क्या होगा, लेट से मुझे ना ड्रॉप Na वाली वैल्यूज़ को ड्रॉप करना है, सिरे से ड्रॉप करना है, तो मैंने लिखा, मैं काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ना शॉर्टकट में STD लिख देता हूँ, मैं इसको STD कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। चलें, मैंने लिखा STD डॉट ड्रॉप Na, सही है। अच्छा, मैंने बोला ड्रॉप कर दो, Na वाली वैल्यूज़ को ख़त्म कर दो, सही है, एग्जीक्यूट किया। तो ज़रा देखें क्या किया इसने, हमारी जहाँ जहाँ Na वैल्यूज़ मिली उन सबको उठा के इसने ड्रॉप करवा दिया, सही है। तो देखें, 0 वाला इंडेक्स मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 4 5 गायब हैं, और 6 इसने ला के दे दिया, ठीक है।
ओरिजिनली डेटा मेरा क्या था 9 तक जा रहा है मेरा डेटा ओरिजिनली, लेकिन इसने कितना ला के दिया मुझे, सिर्फ 4 रोज़ डाली। क्यों? क्योंकि इसको जहाँ जहाँ एन मिला उसने उनको ड्रॉप करवा दिया, पूरी रो को सेव कर। बिल्कुल पूरी ड्रॉप को इसने ड्रॉप करवा दिया। सही है। अच्छा अब एक बात समझते हैं, ये जो ड्रॉप है ना, ड्रॉप एन इसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं। आप देख रहे हैं एक्सिस लिखा हुआ है, एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली ड्रॉप करना है या वर्टिकली ड्रॉप करना है, ये यहाँ पे चलता है जिस तरह नंपाई में काम करता था। तो देखिए क्या बता रहा है, 0 या 1। ठीक है, 0 बेसिकली आपका इंडेक्स होगा, रो पे काम करेगा, और 1 किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। मतलब अगर हम इसका कुछ नहीं बताएंगे तो क्या करेगा, ये रोज़ को ही ड्रॉप करने वाला है। इसने रोज़ को ड्रॉप कर दिया। लेकिन लेट से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है, ज़रा इसको रन करके देखते हैं। तो क्या किया इसने, सब कुछ ड्रॉप कर दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, समझे बात को। एग्जैक्टली हमारे पास हर कॉलम में एटलीस्ट एक नल वैल्यू मौजूद है। तो हमने क्या बोला, तुम्हें जिस भी कॉलम में नल मिल जाए ना, उस पूरे को उड़ा दो, उस पूरे को ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसको हमारे नेम वाले कॉलम में भी नल मिल गया, ये रहा, कोई भी एक नल मिल जाए क्या करेगा, पूरे कॉलम को रिमूव कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको एक नल मिला, इसको भी ड्रॉप कर दिया पूरे कॉलम को। यहाँ पे भी एक नल मिल गया, इसको भी ड्रॉप कर दिया। तो कॉलम पर नल चलवाना सही नहीं होता, क्योंकि देख रहे हैं सारा डेटा उड़ा दिया उसने। यूजुअली हमारा क्या होता है, रोज़ पे ही हम नल को चलाते हैं, ड्रॉप एन को चलाते हैं, सॉरी ड्रॉप एन को हम चलाते हैं रोज़ पर ही, ताकि क्या, उससे हमारी रोज़ का डेटा जाए। ये बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास फिल एन है, फिल एन को हम देखते हैं। लेट से आप एक बात समझें, मैंने ना पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं एसटीडी लिखता हूँ, मुझे सारा डेटा देखने को मिल रहा है। लेट से मुझे सिर्फ फिजिक्स का कॉलम निकालना है, एक कॉलम निकालना है, कोई भी कॉलम निकालना है, लेकिन एक ही निकालना है। पता है मैं क्या करूँगा, मैं एसटीडी के आगे लिखूँगा एक स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें यहाँ पास कर दूँगा, देखें कॉलेज नेम फिजिक्स बता रहा है, मैंने सिर्फ फिजिक्स बता दिया इसको। तो क्या करेगा, मेरा फिजिक्स का पूरा कॉलम ले आएगा। ये बात समझ रहे हैं। तो अगर आपको एक्सेस करना हो कॉलम को, आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपने फिजिक्स लिखा, ये कॉलम ले आया फिजिक्स का। एक और चीज़, एक और तरीका होता है, अगर आपने लिखा होता std.phy तो अब भी ले आएगा ये, समझे बात को। अभी इसने क्या किया, फिजिक्स वाले कॉलम को हमें ला कर दे दिया। तो 2 तरीके हैं किसी सिंगल कॉलम को निकालने के। क्या आप या तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं, उसमें कॉलम का नाम दे दें, या डॉट करें और फिर कॉलम का नाम बता दें, ये काम कर जाएगा। लेकिन एक मसला है, ये जो तरीका है ना हमारे पास ये वाला, इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब ये हर जगह काम नहीं करता। कहाँ काम नहीं करेगा ये, अगर बात समझें, अगर आपके कॉलम का नाम एक से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल हो, अगर आपके कॉलम का नाम एक से ज़्यादा वर्ड पर हो। लेट से ये कॉलेज लिखा है ना मैंने, अगर होता कॉलेज नेम होता, स्पेस होती इसमें, कॉलेज, इसका पूरा ना कॉलम का नाम क्या होता, कॉलेज स्पेस नेम। अब ये 2 वर्ड्स हैं इसमें, तो हमारे पास अब ये जो डॉट वाला तरीका है ना, ये फेल हो जाएगा, वो डेटा नहीं ला कर देगा, एरर दे देगा डॉट वाला तरीका। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस वाले तरीके का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाला तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। खैर मैंने फिजिक्स निकाल लिया। अच्छा, मैं बात करता हूँ फिल एन ए, मुझे एन ए वाली वैल्यूज़ को फिल करवाना है। तो देख रहे हैं, एक है आपके पास एन ए है 3rd इंडेक्स पे, एक एन ए है 8 पे और एक है 9 पे। लेट से मैंने लिखा फिल एन ए डॉट फिल एन ए किया मैंने, यहाँ पे लेट से मैंने एक 50 नंबर पास कर दिया। मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें जहाँ भी एन ए मिले ना, वहाँ पे क्या फिल कर दो, 50 कर दो। मैंने डॉट फिल कहाँ लगा दिया, फिजिक्स वाले कॉलम पे लगा दिया। ज़रा देखें, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें 50 आ गया, 50 आ गया दोनों जगह। तो हमारे पास डेटा इस तरीके से फिल हो जाता है। अब इन्हीं को फिल करने की हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, शायद आपको याद होगा। मीन, मीडियन, मोड का हमने बार बार जिक्र किया है कि कब मीन यूज़ करते हैं, कब मीडियन यूज़ करते हैं, हमने इसका बार बार जिक्र किया है। अब वो ये सही मतलब जगह है जहाँ पे उसको दोबारा से डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, डेटा फ्रेम पे काम करते हुए। पहले बताएं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि हम फिल एन ए का यूज़ करके, जी
बिल्कुल उसी से करते हैं। तो मैंने आपको एक फिक्स वैल्यू करके दिखा दी है, लेकिन मीन मीडियन से यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, यह क्लियर हो रही है बात? अच्छा चलें, अब हमने करना क्या है, हमने ठीक है एक काम और देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, कॉलम्स को एक्सेस करना है। अभी हमने देखा एक कॉलम को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। लेट से आपका डेटा बहुत बड़ा है, उसमें 10-12 के करीब उसमें कॉलम्स हैं। आपको कहा गया कि मुझे 4 कॉलम्स का डेटा ला के दो। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ सिंपल 3 कॉलम्स हैं, लेकिन आपसे अगर बोला गया कि आपको 4 कॉलम्स का डेटा लाना है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, लेकिन उसका थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा। आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे std, आपका वेरिएबल का नाम आ गया, सही है। वेरिएबल के नेम के बाद आपने लगाना है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और एक और मरतबा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स निकालने हों तो हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और अब कॉलम का नाम बता देंगे। तो लेट्स मैंने लिखा फिज़िक्स और कॉमा करके मैंने लिख दिया नेम। तो जिस सीक्वेंस में इससे मंगवाऊंगा उसी सीक्वेंस में डेटा ला के देगा। देखें ज़रा, फिज़िक्स और नेम। हालांकि फ़िज़िक्स कहाँ था? एंड में था, नेम पहले था, लेकिन मैंने उसको क्या बोला कि पहले फिज़िक्स लाओ फिर नेम का कॉलम मुझे दिखाना। उसने उस डेटा में आपको ला के दे दिया। तो अगर एक से ज़्यादा कॉलम निकालना तो 2 ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक? चले आगे बढ़ते हैं। अब आप ज़रा एक चीज़ पर गौर करें, 3 कॉलम्स हैं, नेम, कॉलेज, फिज़िक्स, ये कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं। मैंने ना अब यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है। लेट से यहाँ पर मुझे कॉलम ऐड करना है केमिस्ट्री का, ठीक है, मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री का कॉलम ऐड करना है। किस तरह करेंगे हम? देखें, हमें क्या करना होगा। किसी को याद है कि डिक्शनरी में डेटा ऐड करने का तरीका क्या होता था? हम डिक्शनरी में न्यू की और वैल्यू किस तरह ऐड करते थे? जी भाई, आया कुछ याद? डिक्शनरी में हम किस तरह से न्यू की ऐड करते थे, वही तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा। तो की वो डालते हैं ना, कोई भी नाम लिखते हैं, फिर की करते हैं और फिर आगे उसको की लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही तरीका है। सिंटैक्स क्या होता है उसका? हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? std। मैंने लिखा std, ब्रैकेट्स बनाए, मैंने क्या ऐड करना है? केमिस्ट्री ऐड करना है। मैंने लिखा CHEM, शॉर्टकट लिख दिया केमिस्ट्री, ठीक है, इक्वल्स टू। अच्छा अब समझिएगा, मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 9 है, ठीक है, 9 वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर आप बोलते हैं कि एक फिक्स वैल्यू लिख दो, लेट से 34, तो क्या करेगा? एग्जीक्यूट हो गया मतलब, लेकिन इसने किया क्या है? ये जाएगा केमिस्ट्री का कॉलम बनाएगा, लेकिन सबको 34 कर देगा। देखें, सबको 34 कर दिया, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। सही है, हमें तो हर किसी के मार्क्स डिफरेंट होंगे ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिस्ट बना के पास करेंगे। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। अब चूँकि एक कॉलम हमने क्रिएट कर दिया, अब उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है? चेंज करनी है, ओवरराइड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? std, अगेन वही CHEM केमिस्ट्री इक्वल्स टू। अब ज़रा बता दें कि भाई लेट से एक की 33 है, एक की 56 है, एक की 78 है। ठीक है, हो गई 9 वैल्यूज़। एग्जीक्यूट कर दें। अच्छा भाई क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ वैल्यू, अच्छा सॉरी 9 नहीं है 10 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, अभी मेरे माइंड में आया 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें पूरी वैल्यू से नहीं पड़ेंगी, मतलब वो एरर देगा फिर हमें। 89 और एक और वैल्यू हम बढ़ाते हैं यहाँ पे, लेट से 49 कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, अब देखें दोबारा से प्रिंट करते हैं इसको std को, तो हमारे पास अब सही डेटा यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है भाई? जल्दी से बताएं। चलें जल्दी से हम एक और कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पे, इंग्लिश का कर लेते हैं लेट से, ठीक है। इंग्लिश का कॉलम भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं लिखता हूँ, वही तरीका होगा std, इंग्लिश के लिए मैं सिंपल ENG कर देता हूँ, इक्वल्स टू, और यहाँ पे
रैंडम वैल्यूज लिख लेते हैं। लेट से हमने लिखा ठीक है, हमने यहाँ पे ये 2 कॉलम्स ऐड कर दिए। अब हम एक काम करेंगे, हमें परसेंटेज बनानी है। क्या करना है, हमें इनकी परसेंटेज बनानी है। परसेंटेज के लिए आपको मालूम है हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो टोटल मार्क्स चाहिए होते हैं, टोटल कि भाई कितने मार्क्स के टोटल एग्जाम हुए। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि भाई फिजिक्स भी 100 मार्क्स का है, केमिस्ट्री भी कितने मार्क्स का है 100 का, इंग्लिश भी 100 मार्क्स का है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं एक और कॉलम बनाऊं टोटल मार्क्स के नाम से, जिसमें क्या साइन कर दूंगा सबको 100 या 300 टोटल है। देखिए इस तरीके से टोटल कितना हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें क्या करूँगा जल्दी से बताएं। STD और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल मार्क्स। अच्छा, मैं खुद जानबूझ के इसको दो वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं, और स्पेस दे के लिख रहा हूँ, स्पेस ख़त्म नहीं कर रहा मैं। इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 300 के, सबको 300 असाइन कर दो। ठीक है, अच्छा STD किया, देखें ज़रा टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए 300। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इन तीनों को सम करना होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इनको सम करना है मुझे। ऐसे ही है, चलें क्या करूँगा मैं, सिंपल सी चीज़ है। किस तरह एक्सेस करूँगा डेटा, मुझे इस कॉलम का डेटा निकालना है, जल्दी से बताएं। ये फिज़िक्स वाला कॉलम निकालना है। क्या करूँगा मैं, अभी देखा था हमने ऊपर STD डॉट फिज़िक्स डेटा ले आएगा मुझे। ये देखें डेटा ला कर दे रहे हैं। मैं इसके आगे लिखता हूँ प्लस करो किसके साथ, STD डॉट केमिस्ट्री के साथ, फिर और प्लस करो STD डॉट इंग्लिश के साथ। अब आपके थोड़े दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी कि भाई उसको कैसे पता कि इसको उसने इसी के साइड ऐड करना है, और फिर इनका जो सम आएगा इन दोनों का, फिर वो इसको इसके साथ ऐड करेगा। ये कन्फ्यूजन आ रही है माइंड में क्या, या नहीं? बिल्कुल ये करेगा। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन होती है कि यार वो किस तरह से सम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पांडास बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है इस तरह की कैलकुलेशन के लिए। तो क्या करेगा, खुद से इन तीनों को सम कर देगा और हमें एक नंबर दिखा देगा। इन तीनों को सम करेगा, एक नंबर दिखा देगा, इन तीनों को सम करके एक नंबर दिखा देगा। ठीक है, चलें पहले एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो क्या दिखा रहा है भाई 126। यहाँ पे कितना आंसर आ गया टोटल तीनों का 126, इसका 160 एंड सो ऑन। अच्छा 3 वाले का नल क्यों आ रहा है, देखें ज़रा। 3 वाला जो है इसमें हमारे पास यहाँ पे नल मौजूद है, सही है, यहाँ पर नल मौजूद है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमें इधर पूरा नल दिखा रहा है, इधर नल दिखा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये जो हमारा फिज़िक्स वाला कॉलम है, हम इसमें एक रैंडम नंबर लिखवा देते हैं। ठीक है, एक रैंडम नंबर लिखवा देते हैं। अब मैंने फिल NA किया था ना ऊपर, लेकिन उसको मैंने परमानेंट चेंज नहीं किया था। बता दूँ क्या बोल रहा हूँ, देखें ऊपर जाते हैं ज़रा सा। ये रहा फिल NA, देखें मैंने क्या किया था 50 रखवा दिया था, लेकिन ये चेंज परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे परमानेंट चेंज करना हो ना, बिल्कुल हम या तो एक काम ये कर सकते हैं कि इतने पार्ट को उठाएं, कॉपी करें और इसी में असाइन करवा दें, आप ये परमानेंट चेंज कर देगा। अदरवाइज़ हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है कि आप ना इस फिल NA के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है इन प्लेस का, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दें हम, सही है। इसका मतलब ये होता है हम इसको बोलना है भाई जो तुम NA वाले को फिल करो ना 50 के साथ, उसको क्या करो परमानेंट कर दो। इन प्लेस ट्रू का मतलब परमानेंट कर दो, बताया था? अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा। खैर इन प्लेस ट्रू का मतलब परमानेंट चेंज कर दो वेरिएबल में जाकर, तो क्या करेगा ये आपका अब भी काम कर जाएगा। तो हम पहले इसी को चला लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और अब दोबारा से निकालूंगा तो आपको कोई नल वैल्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं वापसी प्लस वाले पार्ट पे, ये आ गया हमारा प्लस पार्ट। तो अभी ये नल दिखा रहा है ना, ये नल उन वजह से था
तो हम क्या करते हैं उसके लिए, इसको सम करवा लेते हैं। तो अब देखें ना सारी वैल्यू सम करके ले आया, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए मार्क्स हमने सम किए ना, क्या मैं इन मार्क्स को ऑब्टेन्ड मार्क्स का नाम दे दूँ एक कॉलम बनाकर, ऐसे ही है। तो क्या करूँगा मैं, लेफ़्ट पे लिखता हूँ मैं STD इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, सही है। एग्जीक्यूट किया, चेक करते हैं वापसी से STD को, तो देखें अब मेरे पास टोटल मार्क्स यहाँ आ गए, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर आ गए, सही है। यहाँ तक क्लियर हो रही है। चलें अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे हम, ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करना टोटल मार्क्स से, ठीक है, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ज़रा मुझे सोच के बताएं, क्या मैं यूँ लिख लूँ STD, अच्छा उस पॉइंट को हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। लेट से मुझे ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने, तो अगर मैं डॉट वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ, मैंने लिखा डॉट ऑब्टेन्ड, ठीक है, और स्पेस थी ना हमारे कॉलम के अंदर, देखें ऑब्टेन्ड मार्क्स में स्पेस है दोनों वर्ड्स के दरमियान, मैंने लिखा ऑब्टेन्ड स्पेस मार्क्स, देखें ना यहीं पे आपने एरर दिखा रहा है, अंडरलाइन दे रहा है। अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो बोलेगा इनवैलिड सिंटेक्स, क्या गलत तरीका आप इस्तेमाल करते हो। तो मुझे अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स मेरे पास हों कॉलम के नाम में और उसमें स्पेस भी हो, तो फिर मैं उनको इसी तरीके से निकाल सकता हूँ। मैंने इस तरह वाला तरीका इस्तेमाल किया, तब वो डेटा ले आया मेरा। क्लियर हो रही है। तो मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करूँगा किससे भाई, टोटल मार्क्स से, इसी तरीके से टोटल मार्क्स को निकालूंगा, ठीक है। और मैं इनको बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में और टाइम्स कर देता हूँ 100, तो अब मुझे परसेंटेज मिल रही है 42, 53 एंड सो ऑन, परसेंटेज हमें मिल रही है, ठीक है। अच्छा अगर आप चाह रहे हैं कि इसको राउंड कर लें, राउंड ऑफ कर लें, मर्ज़ी आपकी। लेट से आपने बोला इसको राउंड ऑफ कर दो, तो मैंने एक और ब्रैकेट बनाया और मैं बाहर आ गया, मैंने लिख दिया राउंड का फंक्शन लगा दिया। तो क्या करेगा आप देखें, अब उसने राउंड कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया इसको। अगर आप बोलते हैं नहीं फुल राउंड ऑफ नहीं करो, इसमें कुछ प्लेसेस, कुछ डेसिमल प्लेसेस रखो, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे कॉमा करके 2 लिख दें, ठीक है। समझें बात को, देखें ये जो पार्ट है ना आपका इतना वाला पार्ट, यह आपकी असल कैलकुलेशन है। यहाँ पे पहली मरतबा हम जो लिखते हैं क्या होता है, हमारा असल नंबर होता है। लेट्स मैंने लिखा 34 मैंने रैंडम इतने सारे डिजिट्स लिख दिए, डेसिमल्स लिख दिए, लेकिन इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि राउंड करो किसको, 34 को, और कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखो मेरे लिए। तो ज़रा देखें क्या करेगा ये, पॉइंट के बाद जिसने आपके लिए 2 डिजिट्स रखे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 2 हटा दिया सिरे से, तो क्या करेगा, फुल नंबर ले आएगा। क्लियर हो रही है बात। तो हमने भी ये वाला काम किया था कि हमने कहा इसको हटाओ और हमने अपनी कैलकुलेशन लिख दी यहाँ पे कि हमारी ये पूरी कैलकुलेशन है, इसको राउंड करो। तो क्या करेगा, वो पॉइंट वाली पार्ट को बिल्कुल से हटा देगा, बिल्कुल, ठीक है। और अब हमने ये काम करवाया, हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज का कॉलम बना के अपने डेटा फ्रेम में रखवा देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे STD परसेंटेज, सही। एग्जीक्यूट करते हैं तो परसेंटेज का कॉलम भी आ गया, सही। बात क्लियर हो रही है। अच्छा अब एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सी हमने चीज़ें परफॉर्म करी हैं। एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। अब ये अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि भाई अब थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, लेकिन टोटल मार्क्स पहले आ रहा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स बाद में आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखते भी ना, तो हमें क्या मिलता है, पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स देखने को मिलता है रिपोर्ट्स के अंदर, टोटल मार्क्स बाद में देखने को मिलता है, और फिर परसेंटेज आती है। तो लेट से आपने कहा कि मुझे ऑब्टेन्ड मार्क्स चाहिए किससे पहले, टोटल मार्क्स से पहले, ठीक है। हमने कहा हो जाएगा बिल्कुल। किस तरह होगा, अभी भी हमने डिस्कस किया। हम क्या करते हैं, इन तमाम कॉलम्स के नेम्स को हम निकलवाएंगे। क्या करेंगे उसके लिए, एक तरीका है हमारे पास, अच्छा तरीका। मैं लिखता हूँ std.columns। जब मैं ये लिखूँगा ना, तो क्या करेगा, मुझे सारे कॉलम्स के नाम लाकर दे देगा। ये देखें यहाँ से यहाँ तक के मैंने नेम्स को कॉपी किया, ठीक है। मैं आया, मैंने कहा मुझे अपने वेरिएबल से एक से ज़्यादा कॉलम्स निकलवाने, तो क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं हम उसके लिए, बताएं ज़रा।
कॉलम्स मुझे निकालने हैं एक से ज़्यादा, तो मैंने अभी बताया था कि हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। एक बनाया मैंने और मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते मैंने सारे कॉलम्स के नाम लिख दिए। तो पहले नेम है, फिर कॉलेज है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर इंग्लिश है, फिर टोटल मार्क्स है, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इतने पार्ट को कॉपी करूँ, मैं बोलता हूँ तो आगे ले जाओ। कि यहाँ से इसको हटाओ और इसको कहाँ ले आओ, इस पोजीशन पे ले आओ। इंग्लिश के बाद पहले मुझे कौन सा कॉलम दिखाओ, ऑब्टेन्ड मार्क्स का, फिर टोटल मार्क्स दिखाओ, फिर परसेंटेज दिखाओ। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए मैंने इसको जिस सीक्वेंस में डेटा मंगवाया था उसी सीक्वेंस में जो डेटा लाकर देता है जी। नहीं, ये आपका टेम्पोररी चेंज हुआ है। अगर आपको कोई भी रन टाइम पे आपका आउटपुट दिखा दे वो टेम्पोररी चेंज होता है। अब ये टेम्पोररी चेंज हो गया। अब आप बोलेंगे मुझे इसको अपने ओरिजिनल वेरिएबल में भी सेव करना है, सही है। तो अभी हम लोगों ने देखा इन प्लेस एक तरीका होता है, लेकिन याद रखें इन प्लेस ना मेथड्स पे चलता है, मेथड्स पे। मैंने यहाँ कोई मेथड्स नहीं चलाया, यह हम बेसिकली फैंसी इंडेक्सिंग कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, ये फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है। तो इसमें इन प्लेस नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने वेरिएबल को ओवरराइट करना पड़ेगा। तो ओवरराइट का मतलब क्या है कि मैं पीछे आ जाऊँगा इस तरीके से, एसटीडी लिखूँगा और राइट साइड वाली चीज़ को उठा के वापसी लेफ्ट वाली चीज़ में असाइन करवा दूँगा। चलें एग्जीक्यूट करते हैं और एक मरतबा दोबारा से एसटीडी को हम देखते हैं। तो अब की मरतबा आपका कॉलम अरेंज हो चुके हैं, कॉलम्स ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। सही है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि कितना मतलब ये पावरफुल है। अभी मतलब ये बहुत बेसिक से काम हम कर रहे हैं, इसकी और मतलब पावर है पांडास की। यहाँ तक क्लियर है भाई? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखें, अब जो हम चीज़ सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। मुझे ये अब डिसाइड करना है, परसेंटेज तो हमने निकाल ली, अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई जो परसेंटेज आई है ना, इसमें मैं ग्रेड असाइन करना चाह रहा हूँ कि किसको ए ग्रेड मिल रहा है, किसको बी मिल रहा है, किसको सी मिल रहा है। मैं कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, उस कॉलम में मैं उनके ग्रेड्स लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप समझे बात को, ग्रेड्स जो है ना, ग्रेड्स के लिए हमें कंडीशंस का यूज़ करना पड़ेगा कि भाई अगर 90 या 90 से अबव परसेंटेज है उसको क्या बोलो, A1 बोल दो। अगर किसी की 80 से अबव और 90 से कम है, इस रेंज में लाई करती है, उसको A बोल दो। 70 से 80 के दरमियान है उसको B बोल दो, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन लगा के एक अपना कॉलम बनाना चाह रहे हैं। तो याद रखें कि अगर हमें कोई कंडीशन वाली चीज़ अप्लाई करनी है, अभी तक हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी है, सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई है। अगर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी होगी ना, तो उस कंडीशन को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। कितने तरीके? 3 तरीके। ज़रा जल्दी से देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। हम लिखते हैं कंडीशनल बेस्ड कॉलम्स। क्या हमने क्या करना है, कंडीशनल बेस के बिहाफ पे कॉलम्स को क्रिएट करना है। वो 3 तरीके होते हैं। एक तो हमारा तरीका है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, सॉरी। दूसरा तरीके का नाम है इनलाइन फंक्शन, और एक थर्ड तरीका है हमारा आउटलाइन फंक्शन। सही है, ये 3 तरीके हमारे होते हैं। मैं आपको तीनों बता देता हूँ, लेकिन इनमें से आपको कोई भी अगर एक आता है तो काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन तीनों आने चाहिए, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से सबसे पहले देखते हैं, सही है। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, तो सिंटैक्स याद नहीं होगा मैं, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक जनरल सिंटैक्स लिख रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट्स बनाते हैं और सबसे एंड में क्या लिखते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। सबसे एंड में क्या होता है, हमारा फॉर लूप होता है। अच्छा, फॉर लूप से पहले हम लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं लिखता हूँ इफ़ कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मैंने लिखी, कंडीशन जो भी होगी हम यहाँ पे कंडीशन दिया उसको लिखेंगे। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए, इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो हमें काम करवाना होता है उसको कहाँ लिखते हैं, इस इफ़ के पहले लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ इफ़ आउटपुट, मतलब कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करो, इफ़ का आउटपुट लगा दो, मतलब ये लगा दो। अदरवाइज़ क्या करो, एल्स। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए
तो कहाँ जाएगा वो, एल्स पे जाएगा। और क्या करो उसको, एल्स का आउटपुट असाइन कर दो। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है। अभी हम जो लिखने वाले हैं बहुत एडवांस लेवल है। चलें स्टार्ट करते हैं उसको लिखना। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बना दी सबसे पहले, और मैंने क्या कहा कि सबसे एंड में कहा क्या लिखा जाता है, फॉर लूप लिखा जाता है। ठीक है, भले पहले लिखें बाद में लिखें, लेकिन होगा कहाँ पर, हमेशा वो एंड में लिखा जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, समझे बात को, मुझे डिसीजन लेना है, लेकिन किस बिहाफ पे डिसीजन लूँगा मैं, मुझे ग्रेड्स असाइन करने हैं उसामा, और किस बिहाफ पे डिसाइड करूँगा मैं, परसेंटेज के बिहाफ पे, परसेंटेज के बिहाफ पे। तो क्या ख्याल है, मैं परसेंटेज वाले कॉलम पर लूप लगा दूँ, बिल्कुल लगाना पड़ेगा मुझे, अभी हमने ये डिस्कस किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस तरह लाइंस में चला गया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लूप लगाया, मैंने लिखा फॉर पी इन क्या नाम था हमारा, std डॉट परसेंटेज। समझिए बात को, मैं इतना वार्ड आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा फॉर पी इन std डॉट परसेंटेज। अगर मैं डायरेक्ट परसेंटेज लिखता काम करेगा ये, नहीं, समझे, परसेंटेज मेरा नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, परसेंटेज एक कॉलम का नाम है। कॉलम कहाँ पे सेव है मेरे पास, std में। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं लिखता हूँ std डॉट परसेंटेज, तो मुझे क्या मिलेगा देखने को, मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी सारी। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ पे लूप चला दूँ, मुझे बारी बारी वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ फॉर पी इन std डॉट परसेंटेज, कॉलन लगा के आगे प्रिंट पी करता हूँ, तो ज़रा देखें अब मुझे बारी बारी वो वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। बात क्लियर हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया इस std परसेंटेज पर। सही है यहाँ तक। अच्छा, अब कंडीशंस लिखने के लिए हम कहाँ जाते हैं भाई, पीछे आ जाते हैं। मतलब मैं इसके ऊपर आऊँगा, पीछे मतलब हमारे लिए क्या है, ऊपर आऊँगा मैं लिखूँगा इफ़ p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। अगर p 90 से या 90 के बराबर या उससे बड़ा हो, ठीक है, तो क्या करो, क्या असाइन करना है उसको हमने, a1 असाइन करना। तो क्या करूँगा, पीछे आऊँगा मैं इसके, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, a1। सही है यहाँ तक। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो क्या लिखेंगे, एल्स। क्या लिखेंगे, एल्स। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं क्या मेरी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, नहीं ना, अभी तो सिर्फ 90 वाले को हमने हैंडल किया है, अभी 70, 80, 50, 60 सारी बाकी हैं। तो मैं एल्स के बाद क्या करूँगा, फर्दर जाऊँगा और क्या लिखूँगा, ए। मतलब मैं लिख के बताता हूँ, पहले तुम भी आपको क्लियर करता हूँ। समझे जरा बात को, मैंने क्या कहा, अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो पाइथन कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। लेकिन जब एल्स पे जाएगा उसको पता चला वहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन है, तो उसको क्या, इसने क्या देखा कि भाई अब चेक करो परसेंटेज आपकी 80 से अबव है, और साथ ही साथ वो किससे छोटी होनी चाहिए, 90 से छोटी। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने बताया। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको p इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100 के 90 से अबव या 100 या उससे छोटी हो। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, a1 असाइन करो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करो, फिर इस कंडीशन को चेक करो कि 80 से अबव और 90 से छोटी हो। और अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाए तो फिर क्या करो, एल्स पे जाओ, और फिर मैं इसी को नीचे कॉपी करता हूँ, फिर मैं इसको बोलूँगा कि यहाँ पे b कब, अगर ये क्या हो, ये 70 हो और ये 80 से छोटी हो। समझ रहे बात को। हम इस तरीके से और कंडीशन बता लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 और यहाँ पर 70, और यहाँ पे क्या लिखेंगे b की जगह, c, यहाँ पे लिखेंगे d, और यहाँ पर आएगा कितना 50, यहाँ पर आएगा 60। सही है। एक और हम कंडीशन लिखते हैं, फिर फेल कर देंगे बाकियों को। शिफ्ट ऑल्टर और डाउन की, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40
और यहाँ पे आ जाएगा 50। सही है भाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सारी कंडीशन बना ली। अब अगर 40 से अबव हो और 50 से छोटी हो, 40 से ज़्यादा 50 से कम हो, तो उसको क्या असाइन करेंगे, ई। अदरवाइज़ क्या करेंगे, एल्स में बोल देंगे क्या करो भाई, बाकियों को फेल बोल दो, बस बहुत हो गया। सही है। तो हमने सारी कंडीशंस लिख ली। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। चलें एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा इसको। तो क्या दिखा रहा है, EDC। अब पहली जो परसेंटेज है ज़रा देखें कितनी है, वो 42 है। तो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है वो, इस वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है। उसको क्या मिला, ग्रेड, ई ग्रेड मिल गया। समझ रहे हैं बात को। तो हमने क्या किया इस तरीके से, जी कुछ बोल लें, हमने इस तरीके से क्या किया सॉरी, ये उसको ग्रेड से साइन करवा दिया। क्लियर हो रही है बात। चलें, अभी हमने सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करी है, मुझे इसका कॉलम बनाना है। तो क्या करूँगा कॉलम बनाने के लिए, मैं जाऊँगा इधर, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं, STD, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं और दोबारा से STD को प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये जो देता है ना डेटा, ये जो आपको दिखा रहा है, तो हमें बेसिकली इस तरह के ना डिफरेंट पॉपअप्स देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, कुछ पॉपअप्स क्या होते हैं, मतलब पॉपअप्स नहीं सॉरी, इस तरह के कुछ मैसेजेस देखने को मिल रहे होते हैं। तो कुछ मैसेजेस हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं कि भाई आपके पास अगले वर्जन में ना ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है पांडास में। तो ये जो देखने को मिले इससे कन्फ्यूज़ नहीं हो, जब वो चीज़ें ख़त्म होंगी फिर देख लेंगे भाई उन्होंने उसका क्या सोल्यूशन निकाला। फिलहाल ये काम कर रही है चीज़, तो हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया और देखें आपके पास यहाँ पे ग्रेड्स हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर हो रही है बात। एक तरीका देख लो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। दूसरा तरीका इनलाइन फंक्शन। क्या है, इनलाइन फंक्शन। अब ये क्या होता है इनलाइन फंक्शन, ज़रा देखें जल्दी से। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है भाई हरमैन? रेहान से पूछो, याद आ रहा है रेहान को? अच्छा भाई देखें, हम लैम्डा फंक्शन की बात करने लगे अभी। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे STD डॉट परसेंटेज। अगर मैं इतना पार्ट लिखूँ मुझे क्या मिल जाएंगी, परसेंटेज मिल जाएंगी। अच्छा, अब समझिए बात को। अभी हमने पीछे अप्लाई का मेथड डिस्कस किया था, अब यहाँ पे हम यूज़ करने लगे। मैं लिखता हूँ डॉट अप्लाई, परसेंटेज डॉट अप्लाई, कि क्या करो, परसेंटेज पे अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे लैम्डा फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मैं लिखूँगा लैम्डा। सही है, लैम्डा एक कीवर्ड से स्टार्ट होता है। अच्छा, लैम्डा के बाद हमें वेरिएबल डिसाइड करना होता है कि हमने कितने वेरिएबल का यूज़ करना है। तो आप लोग मुझे बताएं कि मेरा अभी काम कितने वेरिएबल के साथ है, मतलब मैं कितना डेटा निकालना चाह रहा हूँ। एक कॉलम का डेटा निकलेगा ना, परसेंटेज वाले कॉलम से डेटा निकालना चाह रहा हूँ, तो एक वेरिएबल काफ़ी है, उसमें बार बार वैल्यूज़ मुझे चेंज होकर मिल रही होंगी। पी की पहले कुछ और वैल्यू, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और सारी वैल्यूज़ मुझे मिल रही होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी। या मैंने क्या लिखा, पी लिखा, कॉलन लगाया। और अब हम क्या करेंगे, सारी बिल्कुल जिस तरह हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में कंडीशंस लिखी थी ना, वो सारी कंडीशंस अब आगे लिखेंगे। तो मैं शॉर्टकट के लिए क्या करता हूँ, मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। देखें ज़रा, मैं आया, मैंने ना यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉपी कर लिया। अच्छा, लूप कॉपी नहीं करना, लैम्डा फंक्शन में लूप नहीं चलता, याद रखिएगा। वो खुद से वो क्या करेगा, उसका इंटरनल लूप चल रहा होता है, वो खुद डेटा उठा लेगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट लैम्डा लगाया, टांग गया लैम्डा, पी लिखा, और आके मैंने यही वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इसको थोड़ा टैप करके आगे ले आते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, सब कुछ वही है जो हमने ऊपर लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने कॉपी किया, उठा के यहाँ पे पेस्ट किया और लैम्डा पी लिखा। अब क्या हो रहा है, बेसिकली जो मेरे पास पी में डेटा आएगा ना, वो कहाँ से आएगा, परसेंटेज वाले कॉलम से आएगा। हमने क्या लिखा कि भाई परसेंटेज की वैल्यूज़ लाओ, STD में जाओ, परसेंटेज की वैल्यूज़ लेकर आओ और उस पर अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, लैम्डा अप्लाई करो। और फिर मैंने पी लिखा, पी क्या करेगा, पहले जाएगा और पहली परसेंटेज उठा लेगा। तो पहली परसेंटेज क्या मिलेगी इसको, 42। तो पहली सारी ये कैलकुलेशन, ये सारी कंडीशन चेक करेगा पहले 42 के बिहाफ पे।
फिर क्या करेगा, दूसरी वैल्यू लेकर आएगा। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी इसको, 53। तो 53 के बाद सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, और इस तरह करते करते सारे नंबर्स के बिहाफ पे सारे डिसीजन लेगा और हमें उनके ग्रेड्स दिखा देगा। पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें हमें क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है इनके ग्रेड्स, ठीक है। और हम इसको नाम क्या दे देते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं STD, इसको सेव कर दो, किस में, हम दोबारा से एक और कॉलम बनाते हैं। लेट्स मैं लिखता हूँ ग्रेड्स लैम्डा, बताने के लिए कि हमने किसकी मदद से निकालने वाले ग्रेड्स, लैम्डा की मदद से निकालें। एग्जीक्यूट करते हैं, वापसी से ज़रा प्रिंट करते हैं STD को, तो ज़रा मैच करें कि मेरे नॉर्मल जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन वाले से निकाले हुए ग्रेड थे और जो लैम्डा से निकाले हुए ग्रेड्स हैं वो सेम आ रहे हैं हर जगह, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लिखने में डिफरेंस है लेकिन जो आपका आउटपुट देखने को मिला वो सेम है। तो दो तरीके हो गए। लास्ट तरीका है, इसको भी जल्दी डिस्कस करके एंड करते हैं। तीसरा तरीका क्या था, आउटलाइन फंक्शन। आउटलाइन फंक्शन, और वो फंक्शन आपका बेसिकली नॉर्मल फंक्शन है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैंने लिखा डेफ, ठीक है। हम नॉर्मल फंक्शन किस तरह बनाते हैं, डेफ कीवर्ड लिख के बनाते हैं। मैंने लिखा डेफ और एक मेथड फंक्शन बनाया, सॉरी, उसको मैंने नाम रखा असाइन ग्रेड्स। असाइन ग्रेड्स का इसका नाम रख दिया मैंने, ब्रैकेट बनाया और मैंने यहाँ पे P लिख दिया। P क्या मेरा पैरामीटर है, पैरामीटर है, सही है। और मैंने वही चीज़ सब कुछ यहाँ लिख दी, सही है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ लिखेंगे, ये आपको मालूम है किस तरह यूज़ होता है, हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई अगर परसेंटेज जो तुम्हें मिल रही है वो अगर 90 से 100 की रेंज में हो तो क्या रिटर्न करो, A1 को रिटर्न करो, ठीक है। तो ज़रा इसको सही करता हूँ मैं आपको, फिर बताता हूँ आगे। सेकंड नंबर पर हम एलिफ का यूज़ करते हैं, आपको याद होगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल फंक्शन हम बना रहे हैं नॉर्मल तरीके से। और यहाँ लिख देंगे रिटर्न करो A को, सही है। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न यूज़ करना है हमने, प्रिंट यूज़ ही करेंगे हम, यहाँ पे रिटर्न का यूज़ करेंगे। फंक्शन में रिटर्न का यूज़ होता है एग्जैक्टली। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ABCD आया यहाँ पे, सॉरी यहाँ D आएगा। अदरवाइज़ क्या कर बोल देंगे इसको, एल्स रिटर्न फेल, सही है। तो ये हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया, बिल्कुल उसमें कंडीशन लगा दी सारी, ठीक है, एग्जीक्यूट किया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से लिखूँगा STD डॉट परसेंटेज, ठीक है, डॉट अप्लाई, अप्लाई करूँगा। और अब समझिएगा बात को, मैं इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या करूँगा, फंक्शन का नाम लिखूँगा बस, ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा फंक्शन वाले, बस, सही है। नहीं, पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, समझे बात को। पांडास के अंदर थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है ये, ठीक है। अप्लाई जब हमने बोल दिया तो वो खुद समझ गया कि बस क्या करना है, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, वो असाइन ग्रेड में जाएगा। हम समझे बात को, असाइन ग्रेड को
यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं, असाइन ग्रेड वाले फंक्शन में जाओ, ठीक है। तो क्या करेगा, वो सारी कंडीशन चेक करेगा और हमारे उसने वही ग्रेड्स लाके दे दिए, ठीक है। तो हम ज़रा जल्दी से काम करते हैं, इसको भी एक और कॉलम बना के असाइन कर लेते हैं। मैंने लिखा STD और मैं इसका नाम देता हूँ ग्रेड्स, क्या नाम दें, FN कर देते हैं सिंपल, ठीक है, डिफरेंस रखने के लिए। दोबारा से देखते हैं हम STD को, तो देखें हमें तीनों ही तरीक़ों से सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। क्लियर हो रही है? एक तरीका लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, दूसरा इनलाइन फंक्शन है और तीसरा आपका नॉर्मल आउटलाइन फंक्शन है, सही है। अब सवाल ये हो सकता है कि हम कौन सा मेथड किस जगह इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपकी कोई छोटी सी लॉजिक है ना, छोटी लॉजिक, तो आप लैम्डा फंक्शन यूज़ करें। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इतना पांडास में यूज़ नहीं करते, नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, पांडास में इतना प्रेफरेबल नहीं है। आप लैम्डा फंक्शन का यूज़ करें और आपकी कोई छोटी लॉजिक है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है या कुछ करवाना है, बस आप ये करें। अदरवाइज़ अगर कोई लंबी लॉजिक है, जैसे हमारी ये लंबी लॉजिक है वाली, बहुत सारी हमने कंडीशंस लिखी हैं, एक लंबी लॉजिक है, तो इसके लिए हम बाहर वाले फंक्शन का यूज़ करते हैं, आउटलाइन फंक्शन। बाहर वाले फंक्शन मतलब आप पूरा एक प्रॉपर इस तरह का फंक्शन बनाएं और फिर इस फंक्शन को अप्लाई कर देंगे किस पर, उस कॉलम के ऊपर। ये बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर कोई लंबी चौड़ी लॉजिक है, इस तरह का फंक्शन बनाएं, अप्लाई कर देंगे। छोटी मोटी लॉजिक है, लैम्डा बना के काम चला दें, ठीक है। छोटी लॉजिक की जैसे कि एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, लेट से हमारा ये टोटल डेटा फ्रेम है ना, इस पर हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर मुझे क्या करना है, हर बच्चे को ना 10 मार्क्स ग्रेस देने। ग्रेस होता है मतलब हम स्कूल वाले जैसे खुद से बढ़ा रहे हैं कि चलो इनके बढ़ा दो ताकि इनकी मतलब जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी एक तो पासिंग का वो मिल रहा है, और जिनके अच्छे मार्क्स हो तो डेफिनेटली आगे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सबको मिल रहे हैं। 10 मार्क्स हमने बढ़ाने, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका हो सकता है। वो सिंपल तरीका क्या होगा, किसी के माइंड में आ रहा है, हमें क्या करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर 10 को बढ़ाना है। 10 बढ़ाने क्या करेंगे, तो उसमें +10 कर देंगे, इसको 10 +10 कर देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये तरीका होने वाला है। तो देखें अगर मैं आता हूँ नीचे, मैंने लिखा STD और क्या था, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये मार्क्स आ गए, +10 हमने किया तो ये सब के मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। ये सिंपल तरीका था। अच्छा, ये परमानेंट चेंज नहीं हुआ, टेम्पररी चेंज हुआ है। लेकिन लेट से अगर मैंने ये बोला होता कि भाई जो बच्चे के मार्क्स है ना, आप उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, हर बच्चे के मार्क्स को उसके 10 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए ना उसको सम करा दें। मेरी बात समझ रहे हैं? हर बच्चे के मार्क्स को पहले 10 से मल्टीप्लाई करें, एक वैल्यू मिलेगी ना, और क्या करें, जो आपको मार्क्स देखने को मिले ना, फिर आप क्या करें, उसी में उसको प्लस करवा दें। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है? हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस प्लस किया, क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कितना, 0.1, 10% हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई क्या करो, हर बच्चे के जितने मार्क्स आए ना उसी के 10% निकालो मार्क्स, और क्या करो, जो आंसर आए ना उसको उन्हीं के मार्क्स में सम करवा दो, ठीक है। तो मैंने इसको 0.1 किया, देखें क्या मिलेगा आंसर, 12.6, 16 एंड सो ऑन, ये हमें मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से प्लस करेंगे और इसी चीज़ को हम दोबारा से इसमें असाइन करवा देंगे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, दोबारा से हमने मार्क्स को असाइन करवा दिया, तो 126 कितना हो गया, 138.6 हो गया एंड सो ऑन। आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ना, इसको लैम्डा में भी करके रखवा सकते हैं। लैम्डा फंक्शन छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, तो आप लैम्डा फंक्शन का यूज़ करें और आप ये वाला काम करवा लेंगे। हम जल्दी से लैम्डा से करते हैं वाला काम। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा STD ऑब्टेन्ड मार्क्स डॉट अप्लाई, सही। फिर क्या लिखूँगा, लैम्डा, ठीक है। और मुझे बताएं तो मुझे कितने वेरिएबल का यूज़ करना है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। मैं M लिख देता हूँ, M फॉर मार्क्स,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, m मल्टीप्लाई 0.1, ये m में क्या होगा, बारी बारी उसके मार्क्स निकल के आ रहे होंगे, पहले स्टूडेंट के मार्क्स आए, फिर दूसरे के आए, फिर तीसरे के आए, और मुझे किस में मिल रहे होंगे, वो इस वाले m में मिल रहे होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, m को मल्टीप्लाई करो 0.1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो, एक मतलब 10% निकालना है इसका मतलब, और फिर क्या करो, प्लस कर दो m के साथ, हो गई कैलकुलेशन बस। तो छोटी कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, इस लॉजिक का यूज़ किया, और आप देखें आपका ये जो आंसर है आपके इस वाले आंसर से मैच करेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से कैलकुलेशन रेयरली करते हैं, ज़्यादातर लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन आपकी छोटी मोटी लॉजिक्स लिखने के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। कोई कॉम्प्लेक्स सी लॉजिक है तो डेफिनेटली हमें आउटलाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ रहा होता है, ठीक है, ये वाला फंक्शन। चलें इसको यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देख के हम डेटा क्लीनिंग पे जाएंगे, हम एक डेटा क्लीन करेंगे, मूवी डेटा सेट पे काम करेंगे।